रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक-ठाक होंगे और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और जो ये वबाई और कुदरती चीज़ें आ रही हैं, अल्लाह ताला सबसे बचाए रखे। तो आज का प्रोग्राम जो हमारा है इंशाल्लाह ये हाउ टू मॉनिटर लंग डिज़ीज़ है कि कौन-सी चीज़ें करना पड़ती हैं हमें लंग्स को मॉनिटर करने के लिए। तो इसके लिए मैं कुछ थोड़ी-सी आपको बैकग्राउंड दूँगा और उसके बाद कि हमने लंग्स को मॉनिटर क्यों करना है, उसके मुतालिक कुछ कहूँगा और लंग्स का जो नॉर्मल बेसिक फंक्शन होता है, उसके मुतालिक कुछ चीज़ें कह के, फिर जो है वो मॉनिटरिंग टेक्निक्स जो होती हैं, जो मेथड्स हैं इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है ये बैकग्राउंड के हिसाब से मैं आपको लिए चलता हूँ कि जब किसी को सिस्टिक फाइब्रोसिस नहीं होती है, तो उस वक़्त हमारे लंग्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थी होते हैं और हम एक नॉर्मल लाइफ़ जो है वो जो है पूरी करते हैं। लेकिन जब सिस्टिक फाइब्रोसिस होती है, तो उसके साथ इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो कि लंग्स को जो है अमूमन अफ़ेक्ट करती हैं, जिससे कि लंग डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और इससे जो है अर्ली डेथ जो होती है वो हो जाती है। तो इन चीज़ों को हमने ये देखना है कि हम अब कैसे मॉनिटर कर सकते हैं और इससे पहले कि हम मॉनिटरिंग की तरफ चलें, ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है ऑन द राइट हैंड साइड बॉटम पे जो आप ग्राफ देख रहे हैं, ये जो है ये सर्वाइवल कर्व है जो कि अप टू 2010 तक है। तो ये पहले भी आपने देखी होगी कि लेट 1930 में जब सिस्टिक फाइब्रोसिस डिस्क्राइब हुआ था, उसके बाद जो यूके या वेस्ट में बच्चे थे, वो भी अर्ली चाइल्डहुड में स्कूल जाने से पहले फोत हो जाया करते थे। लेकिन उन्होंने जो चीज़ें की हैं, उनके मुताबिक आजकल जो सर्वाइवल और प्रोग्नोसिस सिस्टिक फाइब्रोसिस का है कि ये आम मीडियन एज जो है, वो 40s में है। तो यही हमारी कोशिश है कि अल्लाह ताला करे कि हमारे बच्चे भी सेहतमंद रहें और हम भी इसी चीज़ को फ़ॉलो करें और जल्दी से अचीव करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये लेक्चर दे दे चुके हैं, उसे थोड़ा-सा रिकैप करूँगा कि हमने यही कहा था कि परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर है और हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम ऐसी चीज़ें करें, ऐसी टेक्निक्स अडॉप्ट करें कि जिससे कि लंग्स जो है वो डैमेज ही ना हों। तो इसके लिए सबसे पहले हमने जो लेक्चर किया था उसमें था कि ये सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है, इसकी नेचर क्या है, इसमें ये जो फ्लेम और स्प्यूटम जो छाती में जमा होता है वो क्यों होता है और इसे कैसे जो है वो निकाला जा सकता है। तो ये प्रिवेंटिव और इन्फेक्शन कंट्रोल वगैरह के हिसाब से, एरिया क्लियरेंस के हिसाब से हमने वो जो पहले टॉक्स की हैं। और मोर रिसेंटली जो है ये मैनेजमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस वगैरह के हिसाब से और कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस के ऊपर हमने डिस्कस किया है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इन सभी को साथ लेकर चलना है और कोशिश करना है कि इनको हम प्रिवेंट कर सकें जितना भी हो सके, ताकि जो लंग डैमेज वाला है वो बहुत ना हो। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में ये लंग डैमेज होता है, उसके लिए जो प्रिवेंटिव मेजर हैं, वो हमने करनी है और थेराप्यूटिक मेजर हैं कि जब इन्फेक्शन हो जाता है या कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तो उनका इलाज कैसे किया जाता है। तो इन दोनों चीज़ों के ना होते हुए फिर लंग डैमेज होता है। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट करें और इन्हें कर सकें, तो इंशाअल्लाह ताला लंग्स को जो है वो महफूज़ रखेगा। और उसके बाद ये है कि अगर डैमेज हो रहे हैं लंग, तो हमने उन्हें मॉनिटर किस तरह करना है और कैसे करना है। तो ये सबसे पहले आपको ये भी जानना पड़ेगा कि मॉनिटरिंग हम क्यों करते हैं लंग्स की, ताकि आपको जो मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं उनका थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा कि इनका मकसद क्या होता है। तो उसमें सबसे पहले ये है कि हम जो है जो मॉनिटरिंग होती है उसमें जो लोग ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, उनका भी ख़्याल रखा जा सकता है कि ये क्या ट्रीटमेंट वाक़ई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि प्रिवेंटिव मेजर्स होती हैं और थेराप्यूटिक और ट्रीटमेंट मेजर्स होती हैं। अगर वो कोई नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली चेस्ट जो है वो ख़राब होगी, लंग्स ख़राब होंगे, तो उनके जो आउटकम है वो ठीक नहीं होंगे। तो इसके लिए हम मगरब में, वेस्ट में जो है अमूमन ये है कि 2 टू 3 मंथ से ज़्यादा हम लोगों को नहीं छोड़ते, रिव्यू ज़रूर करते हैं कि क्लिनिक में आते हैं, उनका क्लिनिकल रिव्यू होता है। और कई आजकल डिवाइसेज़ निकली हुई हैं कि लोग जो हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमें उनके एडहेरेंस के हिसाब से पता चल जाता है कि इन्हेलर्स हैं, नेबुलाइज़र्स हैं, वो टाइम्ड हैं, उनमें चिप लगे हुए हैं, तो पता चल जाता है, जो कि रिसर्च के लिए भी इस्तेमाल होते हैं कि क्या इन लोगों ने ये ट्रीटमेंट जो है ये इस्तेमाल घर पे की भी हैं या नहीं की हैं। पहले लोग हमें आके बताया करते जी हम कर रहे हैं, लेकिन जब उनसे पूछें कि आपने दवाइयाँ लगाएँ, तो वो होता है कि जितनी दवाई इश्यू हुई थी वहीं की वहीं पड़ी हुई है, खाली
कुछ भी नहीं होता बॉटल में से, तो पता चल जाता है। और आजकल ये जो है हाई टेक जो है इनसे भी पता चल जाता है। और ये डिवाइसेस जो हैं ये कंप्यूटर से भी अटैच हो जाती हैं और टेलीमेडिसिन के हिसाब से इसका इंफॉर्मेशन वो ट्रांसफर भी की जा सकती है। तो वेरी यूजफुल कि लोग जो हैं वो ट्रीटमेंट जो है वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके साथ-साथ ये है कि इसकी डायग्नोस्टिक वैल्यू भी होती है कि जो टेस्ट मैं मेंशन करूँगा ज़रूरी नहीं है सिर्फ मॉनिटरिंग है, बल्कि उनसे इन्फॉर्मेशन ये भी मिलती है कि चेस्ट कैसी है, ये खराब हो रही है, तो उसके लिए हमने क्या करना है। तो वो भी जो-जो वो टेस्ट आएँगे, मेथड्स आएँगे, वो इंशाल्लाह वो बातें करते रहेंगे। इसके बाद है कि हम मॉनिटर करते हैं कि जो ट्रीटमेंट ऑलरेडी बच्चे ले रहे हैं, ये कितनी इफ़ेक्टिव है, क्या इसका कुछ असर भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कि मिसाल के तौर पर किसी ने कोई मेडिसिन ली है, जैसे आजकल न्यू मेडिसिन निकल रही हैं म्यूटेशन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के हिसाब से, तो क्या इतनी महँगी दवाइयाँ लेने का कोई फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो उसके लिए जो है ये लंग्स जो है उन्हें मॉनिटर करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद जो है कि ये भी होता है कि अगर मिसाल के तौर पे कुछ हम टेस्टिंग कर रहे हैं, कोई ऐसा लंग फंक्शंस हो रहा है, माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट हो रही हैं, तो अगर उनमें कोई न्यू चीज़ आई है, तो फिर ये हमें अपॉर्च्युनिटी देता है कि हम उससे भी जो है वो ट्रीट भी कर सकें और उन्हें फर्दर जो अपॉर्च्युनिटी है, उन्हें यूटिलाइज़ किया जा सके। और इसके साथ रिसर्च में जो है ये मेथड जो है काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। कई जो हैं वो हुआ करते थे, अब ज़रा कम होते हैं और कई अब भी जो है वो डेवलप हो रहे हैं। तो ये रिसर्च में भी जो है ये मॉनिटरिंग वाली चीज़ें जो मॉनिटर होती हैं। तो ओवरऑल इन सभी का मकसद ये है, ये सभी चीज़ें टेस्ट करने के हिसाब से, देखने के हिसाब से कि हम अपने बच्चों की जो चेस्ट कंडीशन है, उन्हें इसे उसे इम्प्रूव कर सकें। लेकिन अगर हमने मॉनिटर करना है तो वो कौन-सी चीज़ है जिसको हम मॉनिटर करना चाहिए? तो इसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि लंग्स का फंक्शन क्या है? क्योंकि जितनी देर तक ये नहीं पता होगा कि लंग्स करते क्या हैं, उनकी मॉनिटरिंग जो है वो करना मुश्किल हो जाएगी। तो बेसिक फंक्शन जो लंग्स का है, ये है कि इनका ये है कि इनने बॉडी पार्ट्स को तमाम ऑर्गन जो है, उन्हें ऑक्सीजन जो है वो मुयस्सर करनी है। और उसके साथ-साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म में बनती है, उसको जिस्म से खारिज करना है। तो ये वन ऑफ द मेन जो है फंक्शन ये लंग्स का है। तो इसमें इन्हेलेशन आता है कि साँस लेते हैं जिससे कि ऑक्सीजन अंदर जाती है और फिर साँस बाहर लेते हैं जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर जाती है। तो ये मैंने बॉडी दिखाई है जिसमें से बहुत ज़्यादा चीज़ें मेटाबॉलिक के हिसाब से हो रही होती हैं, जिससे कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जमा होती है और ये ब्लड जो है ये हार्ट में वापस रिटर्न किया जाता है और फिर हार्ट से ये लंग्स में जाता है, वहाँ से ऑक्सीजन जो है वो पिकअप करके ये ब्लड जो है वापस बॉडी में जो वापस किया जाता है। तो इसमें ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये चीज़ें जैसे कि आपको पता है कि आप ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह मेजर करते हैं, तो ये इसी चीज़ के ऊपर जो है इसका इसी पे मुनहसर है। और डीऑक्सीनेटेड ब्लड इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह मेजर करनी होती है जो कि आप लोग नहीं करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में ब्लड गैसेस के हिसाब से या स्पेशल जो है वो परक्यूटेनियस मेथड्स होते हैं, स्किन में से प्रोब लगा के वो भी की जा सकती है। तो मेन फंक्शन जैसे मैंने कहा कि ब्रीदिंग का है कि हमने सांस अंदर लेनी है और जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हवा में जो ऑर्गेनिज्म जो बग्स होती हैं वो भी फेफड़ों में चली जाती हैं और हमें पता है कि फेफड़ों में जो म्यूकस फ्लैम जमा हो जाता है फिर ये बग्स उनमें स्टक हो जाती हैं जिससे कि लंग इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन के साथ फिर इन्फ्लेमेशन होती है और लंग्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो है मैंने विशियस साइकिल आपको राइट हैंड साइड में येलो कलर में दिखा रहा हूँ, ये आपने पहले भी देखा होगा कि यहाँ जो है म्यूकस ये जमा होता है और इसके साथ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के बाद इन्फ्लेमेशन और उसके साथ ब्रोंकिएक्टिस या लंग डैमेज होना शुरू हो जाता है जिससे कि मज़ीद म्यूकस वगैरह जमा होता है। तो इससे एक प्रोसेस होती है विशियस साइकिल की वो शुरू हो जाती है और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इन्हें इंडिविजुअल लेवल पे सभी को जितना खत्म कर सके करें और ये चीज़ें हमने पहले भी जो है वो डिस्कस की हुई हैं। इसके अलावा जो है कि लंग्स ब्रीदिंग में हमारे सिर्फ ये लंग्स के एयरवेज ही नहीं है बल्कि रिब्स वगैरह होती हैं जो कि हड्डियां हैं, स्पाइन है और उनका भी काम होता है। और हमें पता है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में विटामिन डी वगैरह की कमी हो जाती है, कैल्शियम की प्रॉब्लम जो होती है, ऑस्टियोमलेसिया वगैरह की प्रॉब्लम जो होती है, ऑस्टियोपोरोसिस की हो जाती है जिनसे कि हमारा स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो भी कमजोर पड़ जाता है। तो उससे भी होता है और मसल भी जो है वीक हो सकते हैं अगर न्यूट्रिशन वगैरह ठीक नहीं है।
उसके साथ नर्व्स और ब्रेन जो है वहाँ से मैसेज आते हैं जो कि हमें ब्रीदिंग के लिए जो मैसेज देते हैं कि ब्रीदिंग के तेज करनी है, कम करनी है, कैसे करनी है। और इनके साथ-साथ हार्ट जिसमें से ये सारा खून होके लंग्स में आता है, फिर उसका भी फंक्शन होता है। और नीचे जो है लंग्स के नीचे टमी है, और अगर मिसाल के तौर पे किसी की टमी में दर्द है, डिस्टेंडेड हो गया है, तो वो फेफड़ों के ऊपर उसका प्रेशर पड़ेगा, जिससे कि फेफड़े सही तरह से वो एक्सपैंड नहीं हो सकते, तो उससे भी ब्रीदिंग जो है उस पे फ़र्क पड़ेगी। इसके अलावा और भी मेटाबॉलिक कंडीशंस होती हैं, जिससे इनडायरेक्टली जो है हार्ट और लंग्स वगैरह के ऊपर जो है और सर्कुलेशन के ऊपर फ़र्क पड़ता है, जिससे कि ऑक्सीजन वगैरह के ऊपर बहुत असर पड़ सकता है। तो ये सभी चीज़ें जो मिल के है ना, ये कंट्रीब्यूट करती हैं हमारी इफेक्टिव ब्रीदिंग में। तो हम इनको मॉनिटर आप कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले ये है कि हम क्लिनिकल सिम्पटम्स जो बच्चों को होते हैं, उनको देखेंगे, और साथ ही मैंने वाइटल्स लिखा है, जो कि वाइटल्स जिसमें कि हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट वगैरह के साथ वर्क ऑफ ब्रीदिंग और आती है, सैचुरेशन मॉनिटरिंग होती है, ये चीज़ें होती हैं, वे आएँगी। तो जिससे जो है ना मैं आपको डिस्कस करता हूँ ज़रा डिटेल में, क्योंकि ये लोग आप लोग ये इसे घरों में काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, तो इंशाल्लाह जो है इसको डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद जो है कि रेस्पिरेटरी एक्सरबेशन की इनको फ्रीक्वेंसी जो चेस्ट इन्फेक्शन के हिसाब से होता है, वो कितनी होती हैं, आप एंटीबायोटिक्स वगैरह कितनी दफ़ा देना पड़ता है, इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स कितनी देना पड़ती हैं, और इसके साथ-साथ फिर होता है कि बच्चे की जनरल ग्रोथ कैसी है। अमूमन ये होता है कि किसी किस्म का भी ऑर्गन फेलियर जिसमें हो, जिसमें कि लंग्स भी एक ऑर्गन है, वो फेल हो, या हार्ट फेल हो, या दिमाग फेल हो, या लिवर फेल हो, या गट फेल हो, तो इनमें जो है ना बच्चे की ग्रोथ जो है ना अफेक्टेड होती है। तो ओवरऑल जनरल ग्रोथ जो होती है ना, इट्स अ गुड इंडिकेटर कि बच्चे की आम सेहत जो है वो कैसी है। और इसके साथ-साथ बच्चे की एक्सरसाइज टॉलरेंस, कि ऑब्वियसली अगर बच्चे के लंग्स ठीक काम नहीं कर रहे हैं और ऑक्सीजन वगैरह सही नहीं आ जा रही है, तो उससे थकावट हो जाती है और बच्चा जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता। जो कि आप कहते हैं कि बच्चा थका हुआ है, तो वो भी चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है ये माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट्स होते हैं, कि ये जो स्प्यूटम कल्चर वगैरह के हिसाब से हो गया, जो डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जो पहले भी वैसे कर चुके हैं, थ्रोट स्वाब होता है, कफ स्वाब जो होता है, कफ प्लेट्स होती हैं, नेसोफेरिंजियल एस्पिरेट होता है, बलगम का जो होता है वो टेस्ट होता है, ब्रोंकाल alveolar lavage होता है। ये डिफरेंट वेज टेक्निक्स हैं जिसके से माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट जो है वो भी किए जा सकते हैं। उसके साथ लंग इन्फ्लेमेशन जो है, ऑब्वियसली जैसे वो सर्कल मैंने आपको बताया था विशियस साइकिल का, कि इन्फेक्शन से इन्फ्लेमेशन होती है, तो मेजर ऑफ इन्फ्लेमेशन जो है वो भी एक मेजर है जिससे कि पता चल सकता है कि लंग्स जो है वो कैसा काम कर रही हैं। उसके बाद लंग फंक्शन टेस्ट हैं, जो कि आम आप सभी जो हैं को जानते होंगे, जो कि आम स्पायरोमेट्री वगैरह के हिसाब से होते हैं। पाकिस्तान में ज़रा कम होते हैं, लेकिन यहाँ तो हम जब भी अपॉर्चुनिटी होती है, बच्चे क्लिनिक्स वगैरह में आते हैं, तो जो कर सकते हैं, यूजुअली 5 ईयर्स से ज़्यादा उम्र के बच्चे जो होते हैं, उनका वो लंग फंक्शन किया जाता है। तो उसे भी मैं थोड़ा-सा डिटेल में करूँगा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए, क्योंकि आप कई दफ़ा हॉस्पिटल वगैरह से करवाते हैं, तो करने वाला भी रिपोर्ट अच्छी नहीं करता है, और आपको भी जो है पता नहीं चल रहा होता है क्या होता है, तो थोड़ी-सी परेशानी हो जाती है सभी को। तो इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो है वो स्ट्रक्चरल लंग डैमेज, के एट द एंड ऑफ द डे के लंग्स जो हैं वो कैसे किस हद तक जो है वो डैमेज हो चुके हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं जिनसे लंग्स जो है वो मॉनिटर किए जा सकते हैं। तो आते हैं सबसे पहले जो है ये क्लिनिकल जो है सिम्पटम्स करते हैं, लेकिन ये मैंने ना थोड़ा-सा आपको वैसे कहा है कि ये इतनी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, तो इससे आपने ना ये थोड़ा-सा हौसला रखना। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी चीज़ें आपके बच्चे के ऊपर लागू होती हैं या आपका बच्चा सफ़र कर रहा है, लेकिन ये जो लेक्चर वगैरह होते हैं, ये एजुकेशन जो हो रही है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है, इसका मकसद है कि हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से जान सकें। तो ऐसा नहीं है कि आप इन चीज़ों को लेकर जो है वो बैठ जाएँ और फ़िक्र करना शुरू करें, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आप बच्चे की जितनी केयर कर सकते हैं, कर रहे हैं, उसी तरह जारी रखें, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो क्लिनिकल जो सिम्पटम्स हैं, उनके मुतालिक जो हैं, वो क्या सिम्पटम्स हैं जिसको कि हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो इसमें जैसे आपको पता है कि सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्पटम जो बच्चों को होता है, ये खाँसी होती है। और खाँसी की भी जो होता है, ये कभी खुश्क होती है, और जब इनमें बलगम वगैरह जमा हो जाता है, तो ये वेट या मॉइस्ट या फ्लेमी कफ होती है, वो बनना शुरू हो जाती है। तो ये सिम्पटम जो है, ये एक वार्निंग साइन आपका शुरू में होता है कि कुछ ना कुछ लंग्स में होने वाला है, या हो रहा है, या पहले से इसकी जो सेवेरिटी है वो बढ़ रही है। उसके साथ ये फ्लेम का आना,
जो कि बलगम का ना वो होता है, और बलगम को जैसे हम प्रीवियस भी डिस्कस कर चुके हैं, ये म्यूकस क्लियर भी हो सकता है, उसके साथ लाइट ग्रीन भी हो सकता है, डार्क ग्रीन भी हो जाता है, कभी-कभी जो है वो ब्लैक भी हो जाता है, कभी-कभी उसमें ब्लड भी आ सकता है। तो ये जो है ना, ये फ्लेम को जो है मॉनिटर करना, और ये भी एक ऑब्वियसली आप देख सकते हैं, और अमूमन ये होता है कि कई दफ़ा बच्चे जो हैं, खास करके बिलखसूस प्री स्कूल बच्चे जो होते हैं, वो जब गले में आता है तो उसे स्वॉलो कर लेते हैं। लेकिन कोशिश करें कि अपने बच्चों को कि कफ अप करें, ताकि आपको भी पता चल जाए कि इसमें क्या कुछ नज़र आ रहा है, और साथ ये स्प्यूटम कल्चर जो है ना, ये बहुत ही अहम चीज़ है, जो कि हम लेबोरेटरी में इसका टेस्ट किया जा सकता है, और अगर ये इस किस्म का फ्लेम आ रहा है, तो इससे बेहतर और शायद जो है सैंपल हमें ना मिले, जो कि नॉन इन्वेसिव तरीका से हम इसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फ्लेम का सैंपल जो है, ये बहुत ही जो है मुफीद साबित हो सकता है। उसके साथ है कि ब्रेथलेसनेस जो है बच्चे की, के चलते हुए जो है वो बच्चे की साँस फूल जाती है, बच्चा साँस नहीं ले सकता है, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बच्चे जो है वो नहीं सीढ़ियाँ क्लाइंब कर सकते हैं। अपने साथियों के साथ प्ले करते हुए ये प्ले सही तरह से नहीं कर सकते, और इन्हें रेस्ट करना पड़ता है। तो ये भी सिम्पटम्स आप डेली जो है वो देख रहे होते हैं। उसके बाद जो है बच्चा टायर्डनेस लग रहा होता है, कुछ करने को दिल ही नहीं कर रहा है। तो ये इसलिए कि बच्चे की ऑब्वियसली बॉडी जो है वो ऑक्सीजन वगैरह के हिसाब से वो प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो मसल जो है वो वीक हो जाते हैं, वो टायर्ड हो जाते हैं, तो बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रहती है कि वो कुछ करे। और जब बच्चों को इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, तो उसके साथ बुखार वगैरह भी होता है, तो उससे भी बच्चा बच्चा जो है वो ज़रा नढाल हो जाता है और कुछ नहीं कर पाता। उसके साथ जब भी बच्चों को इन्फेक्शन होते हैं, अमूमन उनकी एपेटाइट जो है वो कम हो जाती है। और बिलखसूस सिस्टिक फाइब्रोसिस में ये होता है कि जब चेस्ट इन्फेक्शन होता है, तो उसके साथ बलगम आती है, ये जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, और बच्चे अमूमन जैसे मैंने कहा कि इसे स्वॉलो करते हैं। जब ये स्वॉलो करते हैं, तो ये सारा मवाद जो है, ये मैदे में चला जाता है, और इसमें बहुत सी प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, जिसमें से ये सेल्स वगैरह होते हैं, बग्स वगैरह होते हैं, तो ये बहुत प्रोटीन होती है। तो जो स्टमक कहता है कि मुझे जो खाना वो प्रोटीन की सूरत में वो मुझे मिल गया है, तो वो उससे जो है एपेटाइट सप्रेस हो जाती है। तो ये अमूमन जब भी देखें कि बच्चे की एपेटाइट कम हो रही है, तो उसके साथ अमूमन उनके जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह के इम्कान होते हैं, या मज़ीद और भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये वन ऑफ द साइंस है कि बच्चे के चेस्ट जो है वो ठीक नहीं है। और इसके अलावा वो खाना-पीना जैसे मैं कह रहा हूँ वो कम कर देते हैं। अब आती हैं ये मॉनिटरिंग के हिसाब से कि वाइटल जो चीज़ें जो हम मॉनिटर करते हैं वो क्या हैं। तो इसमें ये जो पहले मैंने डायग्राम आपको दिखाया था कि ब्लड जो है बॉडी में से हार्ट की तरफ आता है, हार्ट जो है ऐसे लंग्स में पंप करता है। तो इसमें रेस्पिरेटरी रेट कि हमारा ब्रीदिंग का पैटर्न और ब्रीदिंग का रेट कितना है। ऑब्वियसली अगर किसी की साँस फूल रही है, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन ठीक नहीं जा रही है, जिसकी वजह से कि इंसान को साँस तेज़ी से लेना पड़ता है। और इसके साथ-साथ हार्ट रेट भी तेज़ हो जाता है। लेकिन ये भी याद रखें कि ये चीज़ें जो है ना, ये सेवेरिटी के हिसाब से भी आती हैं। जब अमूमन बच्चे शुरू में होते हैं, इन्फेक्शन वगैरह होता है, तो रेस्पिरेटरी रेट भी तेज़ हो जाता है और हार्ट रेट भी तेज़ हो जाता है। और जब बच्चा बहुत ज़्यादा थक जाता है ना, तो उसका रेस्पिरेटरी रेट, क्योंकि मसल्स वगैरह जो हैं वो टायर्ड हो चुके होते हैं, वो स्लो हो जाता है, और फिर हार्ट रेट भी स्लो हो जाता है, एंड दीज़ आर वेरी सीरियस साइन्स कि इस सूरत में बच्चे को वो नहीं जाना चाहिए कि इतनी सेहत, इतनी ऑक्सीजन कम हो जाए कि बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है। उसके साथ-साथ है कि वर्क ऑफ ब्रीथिंग जो होता है, वो भी देखना पड़ता है कि बच्चा कितना सख्ती से काम और मसल्स को पुल करके वो साँस ले रहा है। और साँस लेने का मकसद ये है कि एफिशिएंसी ऑफ ब्रीथिंग जो है वो असेस करनी पड़ती है, जो कि ऑक्सीजन सैचुरेशन और बच्चे के कलर, और ये सब चीज़ें जो हम मेंटल स्टेटस को भी जो है वो अप्लाई करती हैं। तो वो भी चीज़ें हम जो है सभी अभी देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये रेस्पिरेटरी रेट और हार्ट रेट के हिसाब से, और ये जो आप देख रहे हैं नंबर जो है, ये हमारा एडवांस पीडियाट्रिक लाइफ सपोर्ट का जो होती है गाइडेंस, उसमें है। तो क्योंकि आप लोग अमूमन ये सवाल पूछते रहते हैं कि जी मेरे बच्चे का हार्ट रेट 140 हो गया, 160 हो गया, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो वो मैं आपको एक ये चीज़ें जो है, ये नॉर्मल रेंजेस जो हैं वो बताई जा रही है कि डिफरेंट एजेस के ऊपर हार्ट रेट वगैरह जो है वो डिफरेंट रेट पे जाता है। अमूमन जो है कि बच्चे पैदाइश के वक़्त जो है तकरीबन 150-170 तक होता है, और उसके बाद जब बच्चे ज़रा बड़े होते हैं, तो हार्ट रेट कम शुरू हो जाता है, और जब बूढ़े हो जाते हैं तो फिर थोड़ा-सा ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो ये फिज़ियोलॉजिकल चेंजेज़ होती हैं कि जो कि जिस्म में वक़्त के साथ-साथ वैसे भी होती रहती हैं। लेकिन जो भी लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि ये सब एज रिलेटेड फ़िनोमिनन है और नॉर्मल भी हो सकते हैं।
तो आप जब भी ये कहते हैं कि बच्चे का हार्ट रेट कैसा है, तो उसके लिए ये भी है कि बच्चा वैसे और कर भी क्या रहा है। क्योंकि ये कई चीज़ें होती हैं कि और करने से भी हार्ट रेट वगैरह रेस्पिरेटरी रेट तेज़ हो जाती है, जो कि मैं बाद में आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। तो वर्क ऑफ ब्रीथिंग जो है वो होता है कि आप साँस कितनी मुश्किल से या आसानी से ले रहे हैं। तो ये मिसाल के तौर पे कार्टून या एक डायग्राम है बच्चे के हिसाब से, जो कि अभी आप देख रहे हैं कि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो उसका ये है कि जब बच्चा ज़्यादा तेज़ी से, सख्ती से साँस ले रहा होता है, तो अमूमन वो टायर्ड होता है, एंग्ज़ियस लुक होता है, क्योंकि घबराहट हो जाती है ना बच्चे के चेहरे के ऊपर, और कई दफ़ा वो स्वेटिंग वगैरह भी, पसीना वगैरह भी उन्हें आना शुरू हो जाता है, और उनकी साँस फूली हुई होती है, साँस वो तेज़-तेज़ ले रहे होते हैं। और जब वो हमने देखें को उनकी नोज़ को देखें, तो नॉस्ट्रिल जो है ना वो पुल इन कर रही होती हैं, वो फ्लेयर हो जाती हैं साँस ऐसे ज़ोर-ज़ोर से लेने की वजह से। उसके साथ ये गर्दन में देखें तो यहाँ जब विंड पाइप होता है उसके ऊपर जो मसल जो है उससे उसे पुल इन कर रही होती है, जिसके ट्रिकल टग कहते हैं। और जो ये सीने की ब्रेस्ट बोन होती है, ये भी अंदर की तरफ जा रहा होता है, या जो मसल्स होते हैं ये पसलियों के दरमियान में से, वो भी अंदर खींचे जा रहे होते हैं, या मैदे के साथ जो बॉर्डर होता है हार्ट का, चेस्ट का, उससे भी जो है जिससे सब कॉस्टल सेक्शन के रिब्स के नीचे का हिस्सा जो है वो भी अंदर खींचा जा सकता है। तो इन सब चीज़ों से बच्चे के हार्ड वर्क और ब्रीदिंग का पता चल जाता है कि बच्चा जो है वो ठीक नहीं है। और जितना बच्चा छोटी उम्र का होगा, बेबी होंगे, तो ये चीज़ें जो है वो ज़्यादा ऑब्वियस होती हैं। ऑब्वियसली जब ज़रा बच्चा बड़ा हो जाता है तो ये चीज़ ज़रा कम नज़र आती हैं, लेकिन उसके साथ उसके चेहरे के ऊपर घबराहट और ब्रेथलेसनेस वगैरह जो है चीज़ें, वो वहीं की वहीं रहती हैं। और उससे आपको आइडिया हो जाता है कि बच्चे की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। और जो साँस लेने का मकसद होता है वो ये है कि ऑक्सीजन वगैरह जो है वो, और ऑक्सीजन सैचुरेशन के लिए आप लोग जो ये ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑक्सीमीटर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, फिंगर वगैरह के ऊपर भी होती हैं, दूसरे भी होती हैं, वो करते हैं। तो ये नंबर्स होते हैं, इनकी भी हम अभी बातें करेंगे। ये 93 मिसाल के तौर पे लो नॉर्मल में जाता है, लेकिन इतना जो है वो नॉर्मल नहीं है, 98 इज़ परफेक्ट। और उसके साथ बच्चे का कलर वगैरह जो है, जैसे लिप्स वगैरह ब्लू हो गई, या पूरा कलर ब्लू हो रहा है, या नेल्स बेड्स जो हैं या फिंगर टिप्स जो हैं वो ब्लू होना शुरू हो जाती हैं। तो ये साइनोसिस जो होता है जब होता है, तो अमूमन यूजुअली जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होती है ना वो 95 या उससे कम होती हैं। तो अगर किसी के पास ये ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर नहीं भी है और बच्चे के ऐसे लिप हो रहे हैं, तो आप अस्यूम कर लें कि इसकी सैचुरेशन जो है 80s में होंगी या 80 से कम होंगी, जो कि सही नहीं है, और उनको उस वक़्त जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये पल्स ऑक्सीमीटर जो है ये मुख्तलिफ किस्म के हैं, और मुख्तलिफ शेप्स में आते हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन्स में आते हैं, डिफरेंट कंपनी वाले डिफरेंट बनाते हैं, और इनके साथ जो प्रोब्स इस्तेमाल होती हैं, ये कोई बच्चों के न्यूनेट्स के टोज़ के ऊपर होती हैं, कहीं फुट के ऊपर होती हैं, ये कहीं हाथ के ऊपर होती हैं। तो इनका भी जो है ना ये डिफरेंट किस्म की प्रोब्स होती हैं, जो कि डिफरेंट मशीन के साथ चलती हैं। तो ये भी आपको देखना पड़ता है कि क्या ये प्रोब्स आपके बच्चे की उम्र के लिहाज से या जिस एरिया के ऊपर आप लगा रहे हैं, क्या-क्या वो मौज़ू है, मुनासिब है या नहीं है। क्योंकि अगर गलत गलत किस्म की प्रोब है या आपने उसे सही तरह से अटैच नहीं किया है, तो उससे भी ये सैचुरेशन वगैरह जो है वो सही नहीं आएँगी। और ये भी ज़रूरी है कि जब आप लगाएँ, तो ये जो सेंसर्स वगैरह हैं, ये साफ़ होने चाहिए। इनके ऊपर किसी किस्म की गर्द हो, या कई दफ़ा होता है कि अगर किसी का ब्लीडिंग हो रहा था तो ऊपर लग गया तो ब्लड भी क्लॉट हो जाए, तो उससे भी हो जाता है। या अगर बच्चियों वगैरह ने नेल पॉलिश वगैरह लगाई हुई है या फॉल्स नेल्स लगाए हुए हैं, तो भी इनकी जो है ना वो पिकअप जो है वो ठीक नहीं रहेगी। और बिलखसूस जब बच्चा रो रहा है और हाथ को शेक कर रहा है या पाँव जो है वो मूव हो रहे हैं, तो आर्टिफैक्ट जो है ना, मूवमेंट आर्टिफैक्ट, उससे भी हो जाता है। और कई दफ़ा होता है कि डार्क स्किन बच्चों में इसकी सैचुरेशन जो है बहुत ज़्यादा अमूमन हायर देन नॉर्मल जो है वो भी आ सकती है, क्योंकि दिस इज़ द वे द प्रोब्स वर्क ऑन द अब्ज़ॉर्प्शन ऑफ द लाइट थ्रू सर्टेन कलर्स। तो ये इन चीज़ों का जो है वो भी ख्याल करना पड़ता है। और कहीं फिर ये ब्लड में जो अबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन है जिसके अंदर आयरन का जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ईच आयरन के साथ ये 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के कैरी होते हैं। तो अगर हीमोग्लोबिन प्रॉब्लम्स हो, जिसमें हीमोग्लोबिनोपैथीज़ वगैरह आ जाती है, जैसे सिकल सेल वगैरह की डिज़ीज़ होती है, तो उसमें फिर ऑक्सीजन कैरिंग जो एबिलिटी होती है ब्लड की, वो कम हो जाती है। तो उससे भी जो है वो एनीमिया जो है, एनीमिया वगैरह भी उसमें भी हो जाता है, जिसमें कि फिर सैचुरेशन कम हो सकती है। जैसे ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि इनकम्प्लीट कंबस्शन के हिसाब से, जैसे जो है कि सही आग नहीं जल रही है,
उसमें थोड़ा-सा ये कमी रह जाती है ऑक्सीजन वगैरह की, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो फर्मली अटैच होती है, और जब अटैच होती है तो फिर ये ऑक्सीजन को वहाँ अटैच नहीं होने देती। तो अमूमन ये होता है कि इन सूरतों में जहाँ के स्मोकिंग एरिया वगैरह जैसे कि पाकिस्तान में वुड स्मोक वगैरह के हिसाब से हैं, उनमें भी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, तो उससे भी जो है ऑक्सीजनेशन की वो प्रॉब्लम हो जाती है। और मेट हीमोग्लोबिन एक और हीमोग्लोबिन है जो कि आम कई चीज़ों में पाया जाता है, उससे भी जो है बाइंडिंग वगैरह की और ऑक्सीजन रिलीज की जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। मैं ज़्यादा डिस्कस डिटेल्स में नहीं करूँगा क्योंकि ऑब्वियसली मुझे पता है कि ज़्यादा सीएफ फैमिलीज जो है इनके लिए हैं, तो मैं जस्ट अवेयरनेस के लिए कह रहा हूँ। वो जो डॉक्टर हजरात इनमें हैं वो थोड़ा सा इसे जाके खुद डिटेल्स में जो है वो पढ़ सकते हैं कि क्या कुछ है। तो ये जो है ये हीमोग्लोबिन वगैरह की कमी और इसकी एब्नॉर्मलिटी की वजह से भी ऑक्सीजन सैचुरेशन पे फर्क पड़ सकता है। इसके बाद ये है कि अगर ब्लड फ्लो जो है वो जहाँ पे मिसाल के तौर पे आपने उंगली के ऊपर जो है प्रोब लगाई है, लेकिन उंगली हाथ वगैरह जो है अगर ठंडे हैं, जो कि आम कई दफा ठंडक में वेजो कंस्ट्रिक्शन से जिससे कि ब्लड वेसल जो है वो तंग हो जाती हैं और खून की सर्कुलेशन नहीं जाती है, तो वो कुदरती तौर पे फिर आपकी सर्कुलेशन ठीक नहीं होगी, लिहाजा ऑक्सीजन सैचुरेशन भी सही पिकअप नहीं होंगी। उसके साथ साथ अगर कमरा में जो है वो ब्राइट लाइट वगैरह है या कोई ब्राइट लाइट शाइन कर रही है आपके फिंगर के ऊपर या प्रोब के ऊपर, तो वो भी इंटरफेरेंस कर सकती है। इसके बाद ये पल्स वॉल्यूम, जैसे कि मैं अभी कह रहा हूँ कि अगर सर्कुलेशन ठीक नहीं है तो कई पल्स वॉल्यूम होता है कि पल्स आपके जो आप नब्ज देख रहे होते हैं उसकी स्ट्रेंथ कितनी हुई है। तो कई दफा होता है कि हार्ट रेट की एबनॉर्मलिटी की इस वजह से, रिदम की एबनॉर्मलिटी की वजह से, या अगर बच्चे को डिहाइड्रेशन वगैरह है तो उसकी वजह से भी जो है ना उसमें वो वॉल्यूम जो है पल्स जो का वो ठीक नहीं होता है। और क्योंकि ये पल्स ऑक्सीमीटर जो है ये पल्साटाइल फ्लो को जो है वो डिटेक्ट करते हैं, तो लिहाजा ऑक्सीजन सैचुरेशन उससे भी जो है कम हो सकती है। तो आप जब भी बच्चे के ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करें ना, तो ये सभी चीजों का ख्याल करना पड़ता है कि क्या ये इन चीजों की वजह से जो है वो तो सैचुरेशन कम नहीं आ रही है कि सिग्नल ठीक पिक कर रहा है, बच्चे के जो हाथ वगैरह है वो ठंडे तो नहीं है, इसकी सर्कुलेशन वगैरह के ठीक है, ये बच्चे वैसे डिहाइड्रेटेड वगैरह तो नहीं है, बच्चे का हाथ वगैरह जो है वो सेम कांप तो नहीं रहा है, या इसमें मूवमेंट तो नहीं आ रही है। इन सभी चीजों का ख्याल करके फिर आपको इंटरप्रेट आप इन चीजों को कर सकते हैं। इसके अलावा और चीज़ें भी हैं फिजियोलॉजिकल भी और दूसरी भी, जिसकी वजह से कि हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो सकते हैं। तो जैसे आम ग्रुप में लोग पूछते रहते हैं जी मेरे बच्चे का हार्ट रेट जो है वो 160 हो गया, 170 हो गया। तो इसलिए मैंने ये स्लाइड इंक्लूड किया कि आप लोगों को ये भी पता जाए कि खुदी तौर पे जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जिस्म को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए लंग्स और हार्ट दोनों को काम तेज़ करना पड़ता है। उसकी वजह से कुदरती तौर पे हार्ट रेट भी तेज़ हो जाएगा और रेस्पिरेटरी रेट भी वो तेज़ हो जाएगा। इसी तरह हाइपर वेंटिलेशन होती है, और हाइपर वेंटिलेशन जो है ये एक तो है कि एक्सरसाइज के साथ भी हो सकता है, दूसरा चीज़ है कि घबराहट के साथ साथ भी हो जाती है। कि बच्चे होते हैं कि वो एंक्शियस होते हैं तो उससे भी वो हाइपर वेंटिलेट करना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी रेट भी तेज हो जाते हैं और घबराहट से, एंग्जाइटी से हार्ट रेट भी तेज हो जाता है। उसके अलावा इन्फेक्शन, जो कि हम चेस्ट इन्फेक्शन भी है, लेकिन इन्फेक्शन जिस्म में किसी जगह भी हो, ये यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है, ये थ्रोट का इन्फेक्शन भी, ईयर इन्फेक्शन भी, गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी हो सकता है। तो इन्फेक्शन जहाँ भी होगा उसके साथ जो है टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर के साथ हार्ट रेट ज़्यादा होगा, और उसके साथ रेस्पिरेटरी रेट भी ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद जो है हार्ट कंडीशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हार्ट्स एंड लंग्स जो है आपस में मिलके काम करते हैं। तो अगर ऑब्वियसली किसी किस्म की हार्ट प्रॉब्लम है, तो एक तो वो है कि हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है हार्ट रेट तेज हो, कई दफा होता है कि हार्ट रेट कम भी हो सकता है, लेकिन उसको फिर कंपनसेट करने की जो रेस्पिरेटरी रेट है, ब्रीदिंग रेट है, वो भी ऊपर नीचे हो सकता है। और इसी तरह लंग कंडीशन, जिसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस एक चीज है, बाकी उसके अलावा जो है इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, निमोनिया जैसे होता है वो भी हो जाता है, आसमा वगैरह की भी शिकायतें हो जाती हैं, फ्लू वगैरह, कोरोना वायरस, जो भी चीजें हैं, इन्फेक्शन, लंग्स कंडीशन, उससे भी हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट तेज हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन से, जैसे मैंने कहा कि जब बच्चा डिहाइड्रेट होता है तो इसका ब्लड वॉल्यूम जो है वो सिकुड़ जाता है, वो कम हो जाता है, तो उसके लिए फिर हार्ट को ज्यादा जो है पंप करना पड़ता है, और ज्यादा तेजी से धड़कना पड़ता है, जिससे कि हार्ट रेट भी तेज हो सकता है। और इसी के साथ डिहाइड्रेशन के साथ जो है कई दफा मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है कि पीएच जो जिस्म की होती है वो कम हो जाती है, यानी कि एसिडोसिस हो जाता है, और लंग्स जो है वो उस एसिडोसिस को सही करने के लिए तेजी से फिर सांस लेते हैं। फीवर, जो कि इन्फेक्शन के साथ मैं बता चुका हूँ कि फीवर भी जो है उससे भी हो जाता है।
एसिडोसिस भी अभी बात की है। उसके अलावा कई ऐसी मेडिसिन हैं ओवरडोज के हिसाब से, जैसे सैलिसिलेट्स होता है, ये एस्प्रिन वगैरह होती है, या कई और ड्रग्स होती हैं, उनसे भी हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट जो है वो भी तेज हो सकती है। और ये मैं पहले कह रहा हूँ, पेन, क्राइंग, एंजाइटी, ये कॉमन चीजें होती हैं जो कि हम नॉर्मल बच्चे में हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट को तेज कर देते हैं। तो जब भी बच्चा किसी किस्म की चोट आएगी, दर्द होगा, तो उससे हार्ट रेट तेज हो जाएगा, बच्चा एंक्शियस होगा, अगर क्राइंग कर रहा है, तो ये चीजें जो है ये भी कुदरती हैं। तो आपको ऑब्वियसली ये चीजें उस वक्त मेजर करना चाहिए, या उस वक्त ये लायबल होंगी जब ये चीजें आप जो एक्सक्लूड कर देंगे, या उनका आपको ये देखना पड़ेगा कि इनका उसके ऊपर कितना असर हो रहा है। तो सिर्फ जो हार्ट रेट का कह देना कि बच्चे का हार्ट रेट 180 है या रेस्पिरेटरी रेट है, तो उसके साथ साथ दूसरी चीजों का भी पता होना चाहिए। और यही बात होती है कि जब भी आप मुझसे एक सवाल करते हैं तो मैं आपसे 10 सवाल करता हूँ, ताकि मुझे वो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मिल जाए जिसके ऊपर मैं आपको बता सकूं कि बच्चे की तबीयत क्या हो सकती है और उसे क्या आगे करने की जरूरत है। ये हमारे है पीडियाट्रिक अर्ली वार्निंग स्कोर, जिसके हम प्यू स्कोर कहते हैं। तो ये अमूमन ये होता है कि जब बच्चे वार्ड में एडमिट होते हैं तो उनका हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह जो है वो मॉनिटर किए जाती हैं। तो वो चीजें जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि रेस्पिरेटरी रेट और हार्ट रेट, ये जब आप मेजर कर रहे हैं तो ये उस वक्त जो है वो आपको बताते हैं कि उस फ्यू सेकंड में जबकि आपने वो मेजरमेंट की है वो लेवल क्या था। लेकिन इसके साथ साथ ये भी होता है कि इनका ट्रेंड क्या है, कि वक्त के साथ साथ क्या ये चीजें बेहतर हो रही हैं या खराब हो रही हैं। और अगर ये आप सबसे ऊपर वाला ये हिस्सा ग्राफ का देखें, जहां मैंने ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो लिखा है, ये रेस्पिरेटरी रेट है। तो रेस्पिरेटरी रेट के साथ साथ जो है जो बच्चे का तेज होता जाएगा, इसका मतलब है कि समथिंग इज हैपनिंग जो ठीक नहीं हो रही है और उसको बेहतर करने की जरूरत है। ये जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है ना, ये आगे दो जो लेवल आगे पीछे हो गए थे, ये ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है ये आपको ये पहले नाइस एंड स्टेडी आ रही है, इससे ये कम हो गई है। तो इससे पता चल रहा है कि ऑक्सीजन ड्रॉप हो रही है। तो ये आपका एक वार्निंग साइन है कि आपको पता चल जाए कि कुछ ना कुछ हो रहा है। अगर हार्ट रेट ऊपर जा रहा है और ऑक्सीजन नीचे आ रही है तो देयर इज अ प्रॉब्लम। और ये अब ये नीचे देखेंगे, ये जो लाइन जा रही है तो ये हार्ट रेट है, और हार्ट रेट जो है मुतवातर ऊपर जा रहा है। तो हार्ट रेट का ऊपर जाना, रेस्पिरेटरी रेट का ऊपर जाना और ऑक्सीजन सैचुरेशन का नीचे आना, ये सीरियस जो है कंसिक्वेंसेस हैं, और ये ट्रेंड्स आपको बता रहे हैं कि समथिंग इज डेफिनेटली नॉट राइट। और ये जो बात मैंने पहले की कि फिर एक ऐसा वक्त आता है, और अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ रखे, कि जब ये चीज़ें हार्ट और चेस्ट जो है वो कंपनसेट नहीं कर सकते, तो बच्चे की तबीयत खराब होती जाएगी, सैचुरेशन ड्रॉप होती जाएंगी, लेकिन वो हार्ट भी कंपनसेट नहीं कर सकता, तो हार्ट रेट भी ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, और मसल जो है वो ब्रीदिंग भी सपोर्ट नहीं कर सकते, तो ब्रीदिंग रेट भी ड्रॉप हो जाता है। तो दैट इज एक्चुअली वेरी वेरी सीरियस consequences of whatever is happening, जो भी इसको कर रही हैं। तो इन चीजों के जो ट्रेंड्स हैं ना टाइम के साथ साथ, ये एक्यूट फेज में जाके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है वो भी हो सकते हैं, और कई जो चीजें हैं ये लॉन्गर टर्म में भी हो सकती हैं, कि ओवरऑल बच्चे के ब्रीदिंग वगैरह कैसी है, हार्ट रेट वगैरह कैसे चल रही हैं, तो ये चीजें वहाँ देखी जा सकती हैं। इसके बाद होता है कि ये ऑक्सीजन जो होती है करने का मकसद क्या होता है। तो ऑब्वियसली जैसे मैं कह रहा हूँ कि ऑक्सीजन सैचुरेशन डिप होती है, तो ये अमूमन होता है कि 95 टू 100% जो है वो नॉर्मल रेंज होती है। और जब भी ये मिड 90 से 95 से कम शुरू होना शुरू हो जाती है, तो दैट इज वार्निंग साइन कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। और अगर हम बच्चे को इनमें सपोर्ट नहीं करेंगे और ये मजीद ड्रॉप हो जाएंगी, तो देयर बी अदर कंसिक्वेंसेस, उसके नतीजे जो है बड़े अच्छे नहीं होंगे। और जब भी ऑक्सीजन जो है सैचुरेशन 90% से कम हो जाती है, तो हम उन्हें ऑक्सीजन देते हैं। ये दमा वगैरह की तकलीफ बच्चों को होती है, तो उस वक्त होता है कि 92 तक आ जाए तो ऑक्सीजन देना शुरू करते हैं। लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस में जैसे कि एडिशनल ऑक्सीजन जो होती है वो देने की जरूरत, वो रिकमेंडेशन है कि 90% से कम हो तो बच्चे को ऑक्सीजन देना चाहिए। और ये अमूमन ये होता है कि ये छोटे बच्चों को अमूमन नहीं होता है कि अक्यूट इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो उसके दौरान हो जाएगा, लेकिन लॉन्गर टर्म में ये नहीं होता है। लेकिन जो बच्चे बड़े होते हैं या एडल्ट होते हैं और उनके लंग्स के ऊपर फर्क पड़ रहा होता है, डैमेज हो रही होती हैं, तो ये इनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप होना शुरू हो जाती हैं। और ये ज्यादा ऑब्वियस जो है वो रात के वक्त होती हैं, कि रात के वक्त ड्यूरिंग स्लीप जो है वो सैचुरेशन ड्रॉप हो जाती हैं। तो हम जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बच्चे एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, तो उनकी ओवरनाइट ऑक्सीजन सैचुरेशन वो मॉनिटर करते हैं कि पता चल जाए कि इनकी सैचुरेशन ड्यूरिंग द स्लीप वो क्या है। और अमूमन ये है कि जो भी चेस्ट कंडीशन होती है, जो भी चेस्ट के हिसाब से निमोनिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, आस्मा वगैरह, अगर कोई सफर कर रहा है,
तो स्लीप के दौरान जो है ये चेस्ट वर्स्ट होती है, क्योंकि मसल्स वगैरह सभी रिलैक्स हुए होते हैं, और जब सो रहे होते हैं तो लंग्स के पार्ट्स वो कोलैप्स हुए होते हैं, ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन एक्सपेंशन जो है लंग एक्सपेंशन से नहीं होती है। तो ये चीजें जो है ना रात के वक्त अमूमन ज्यादा पता चलता है। और अगर घर पे भी कोई बंदा हो तो होम ऑक्सीजन सेचुरेशन ओवरनाइट वो भी की जा सकती है, जो कि हम अमूमन करते हैं। जब बच्चों को ये ऑक्सीजन वगैरह रात की जरूरत पड़ती है ना, तो इसके देने से जो बच्चों को फायदा होता है कि वो स्लीप जो है उनकी बेटर हो जाती है। कहीं होता है कि जब बच्चे की सैचुरेशन कम होती है ना, तो दे फाइंड वेरी डिफिकल्ट टू फॉल ऑफ टू स्लीप। तो ये देखा गया है कि जब भी बच्चों को ऑक्सीजन दी जाती है तो वो जो है वो आसानी से सो जाते हैं, और इनकी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप होती है ना वो भी इम्प्रूव हो जाती है। और जब वो बेहतर होती है तो नेक्स्ट डे जो है वो ज्यादा होशियार रहती हैं, स्कूल वाले उनकी अटेंडेंस होती है, या अगर कोई बंदा बड़े हैं एडल्ट्स हैं काम पे जा रहे हैं तो उनकी वर्क अटेंडेंस ठीक होगी, उनकी परफॉर्मेंस जो है स्कूल में और काम के ऊपर बेहतर होगी, वो एक्सरसाइज जो है वो ज्यादा जो है कर सकते हैं। तो इस चीजों का ये डेफिनेटली फायदा बच्चे को होता है। और ये जो मैं पिक्चर दिखाई हुई है ये नेजल कैनरा लगी हुई है और बच्चे को ऑक्सीजन दी जाती है, और ये अमूमन लो फ्लो के हिसाब से होती है, और ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होता है जो कि पोर्टेबल भी होते हैं और फिक्स भी होते हैं। इसके साथ ये पोर्टेबल सिलेंडर भी होते हैं जो कि बच्चों को साथ लेकर बाहर जाने के ये पुश चेयर वगैरह के हिसाब से, यहाँ इनके साथ वो रक्सैक होता है शोल्डर के ऊपर भी उठाए जा सकते हैं। तो बच्चे आम लॉन्ग टर्म सैचुरेशन वगैरह के हिसाब से उन्हें जरूरत पड़े ऑक्सीजन की तो ये चीजें जो है वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। ऑब्वियसली जब होम ऑक्सीजन वगैरह की जब बात आती है तो सेफ्टी के हिसाब से ये है कि ओपन फायर्स वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई स्मोकिंग वगैरह नहीं करना चाहिए। तो वो प्रिकॉशन जो है वो सभी असेसमेंट होती है, उसके साथ ये किया जाता है। उसके बाद होता है कि कई दफा बच्चों की जो है ना एक तो वो ऑक्सीजन सैचुरेशन होती है कि ऑक्सीजन, दूसरा लंग्स का फंक्शन है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जिस्म से बाहर जाए। लेकिन वक्त के साथ साथ अगर लंग से काम नहीं कर रहे हैं तो ये वेंटिलेटरी फेलियर जब होता है तो फिर सैचुरेट कार्बन डाइऑक्साइड जो है जमा होना शुरू हो जाती है, जो कि आम लोगों में होम या ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर कर सकते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मेजर नहीं होती है। तो इसमें कई दफा होता है कि सपोर्ट करने के लिए ये नॉन इन्वेजिव डिफरेंट टेक्निक्स है, डिफरेंट मशीन है जो कि यूज की जा सकती है उन्हें सपोर्ट करने के लिए। और यूजली ड्यूरिंग द नाइट टाइम होता है कि चलो बच्चों को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल सकती है। और बाज़ औक़ात जो बड़े होते हैं जिन्हें कि लंग ट्रांसप्लांट वगैरह के होता है वो भी इस किस्म की जो है मशीन वगैरह के ऊपर चले जाते हैं जितनी देर तक उनका लंग ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। तो ये जस्ट ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि सभी अल्लाह ताला सभी को महफूज रखे जरूरत पड़े, लेकिन हमारे बच्चों में ये बहुत कम इस वक्त जो है इस्तेमाल होती है। लेकिन ये कहीं होता है न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर वगैरह होते हैं बच्चे जिनके मसल्स नहीं काम कर रहे थे या उनके नर्व्स नहीं कर रहे थे, जैसे डिशंस मस्कुलर डिस्ट्रफी वगैरह के बच्चे होते हैं, तो उनको भी जो है कई दफा ये वेंटिलेटरी फेलियर हो जाता है। जरूरी नहीं है सिर्फ सिस्टिक फाइब्रोसिस हो, तो उनके लिए भी ये डिवाइसेस इस्तेमाल की जा सकती हैं। और कई दफा होता है कि जब बच्चे को अक्यूट इन्फेक्शन हो, निमोनिया वगैरह हो गया है, तो उस सूरत में भी कई दफा ये सपोर्ट की जा सकती है बजाय इसके कि बच्चे को वेंटिलेटर के ऊपर डाला जाए, जो कि इट्स अ वेरी सीरियस कंडीशन वेंटिलेटर के ऊपर। और फिर यही होता है कि अल्लाह करे कि सेहतयाब हो और वेंटिलेटर से ऑफ हो जाए। लेकिन हमेशा डर ये होता है कि क्या बच्चे की कंडीशन इतनी है या इतनी अच्छी होगी कि ये वेंटिलेटर से ऑफ होगा या नहीं होगा। तो उस सूरत में ये थोड़ा सा आपको जो है ये सपोर्ट ये भी मिल सकती है। उसके बाद ये चीजें देखते हैं कि ऑक्सीजन वगैरह के हिसाब से दिमाग के ऊपर जो है वो क्या फर्क पड़ता है। तो उसमें ये होता है कि जब सैचुरेशन थोड़ी सी कम होना होती है तो बच्चे जो हैं वो एजिटेटेड हो जाते हैं, वो थ्रैश अराउंड करना शुरू हो जाते हैं, वो अनसेटल्ड होते हैं। लेकिन जब ऑक्सीजन ज्यादा गिरे तो बच्चे बेहोशी की सूरत में वो होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी जो चीजें देखना पड़ती है कि कई दफा बच्चे इरिटेट हो जाते हैं इसलिए कि उनकी ऑक्सीजनेशन जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा देर के लिए ऐसी सूरत में रहे तो फिर उनको ये प्रॉब्लम हो जाता है कि वो जो है उनका कॉन्शियस लेवल वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, एंड दैट इज़ वेरी सीरियस इन इटसेल्फ। जैसे मैं हार्ट रेट का कह रहा था, रेस्पिरेटरी रेट का कह रहा था कि शुरू में तेज़ होते हैं, जब थकावट वगैरह होती है तो कम होना शुरू हो जाते हैं, और जो कम होना जो होता है वो सीरियसनेस है। इसी तरह ये बच्चे एजिटेटेड होते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ हो रहा है, सेरेब्रल इरिटेबिलिटी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। लेकिन ज़्यादा देर तक करेंगे तो फिर दिमाग के ऊपर असर पड़ेगा कि वो ड्राउजी, स्लीपी, अनकॉन्शियस होना शुरू हो जाते हैं। तो उस चीज को अवॉइड करना चाहिए। बाकी नेक्स्ट स्टेप जो है रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग के हिसाब से वो है कि रेस्पिरेटरी एक्सरबेशंस। तो ये है कि बच्चों को जो है ये चेस्ट इन्फेक्शन कितने हो रहे हैं,
ऑब्वियसली जितने इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे, लंग्स के डैमेज होने के इम्कान उतने ही ज़्यादा हैं। और इसको एक मेजर ये है कि बच्चों को ओरल एंटीबायोटिक्स कितनी देने की ज़रूरत पड़ रही है। और उसके साथ इंट्रावीनस, जो ये एक सेवेरिटी समझ लें कि अगर बच्चे की सीरियस तबीयत है तो फिर इंट्रावीनस इंजेक्शन देना पड़ती है, या अगर माइल्ड है तो वो ओरल एंटीबायोटिक से ही जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फेक्शन जो है ना, ये इज कॉमनली रिलेटेड टू दैट विशियस साइकिल जो कि मैं आपको बता रहा था, कि जिससे कि इन्फेक्शन से इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन से लंग डैमेज होती हैं और मजीद ये चीज़ें होती रहती हैं। तो ये कोशिश होना चाहिए कि हम इन चीज़ों से बच सकें, और प्रिवेंशन जो हमने पहले लेक्चर्स में कवर किया है, वो चीज़ें हम जो है बुरे ला के अपने बच्चों के लंग्स को क्लियर रख सकें। इसके बाद वो है वो जनरल ग्रोथ बच्चे की, जैसे जैसे मैंने कहा कि अगर बच्चे की ग्रोथ नहीं है तो बच्चा जो है वो इन्फेक्शन भी फाइट नहीं कर सकता। और ये मैंने स्लाइड आपको पहले भी दिखाई है, ये और ये जो बच्चा, ये जो पब्लिकेशन थी वाज बैक इन 1940s, जबकि यूके में उस वक्त बच्चे जो है वो भी प्री स्कूल एज में जो है फोत हो जा करते। तो ये फेलियर ऑफ थायराइड जो है ना, कि बच्चे का वजन जो है वो बहुत कम होता है। एक तो ये माल एब्जॉर्प्शन होती है जिसके लिए पैनक्रियाटिक सप्लीमेंट की जरूरत होती है। तो वो जो है बच्चे का खाना सही हजम नहीं होता है। दूसरे बच्चे को जो है कि दफ़ा गैस्ट्रोएसोफेजिक रिफ्लक्स होता है, जिससे कि वो वॉमिटिंग कर रही होती है, और जो खाया हुआ होता है वो भी बाहर निकल आता है। उसके साथ इन्फेक्शन हो रहे होते हैं, और इन्फेक्शन जो होती हैं उनसे भी जो है बच्चे का वजन जो कम हो जाता है, क्योंकि उसके लिए कैलोरीज जो है वो कैटाबॉलिक स्टेट एक बन जाती है, जिसमें कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती हैं। तो वो बच्चे का वजन ठीक नहीं होता है। और जो मैंने ये आपको ये ग्राफ चार्ट दिखा रहा हूँ, ग्रोथ चार्ट, तो ये बच्चा था जो कि हमारे मेरी केयर में था, जो कि 14 मंथ्स की एज में डायग्नोस हुआ था, वाज लेट डायग्नोसिस। लेकिन उसके साथ जब बच्चे का वजन जो है ये नॉर्मल लेवल 50% तक ऊपर, ये जो है ये बहुत जरूरी है कि बच्चे का वजन ठीक नहीं है तो उसको हमने एहतियात वो देना पड़ता है, फूड्स वगैरह देते हैं, सप्लीमेंट्स देना पड़ती हैं। वो चीज़ें सभी जगह ख्याल रखना पड़ता है कि अगर बच्चे का वजन ही ठीक होगा तो इसके डिफेंस मैकेनिज्म्स, कुव्वत मदाफ़त जो है वो इसकी ठीक नहीं होगी, जिससे कि इन्फेक्शन ज़्यादा होने की वो प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सरसाइज टॉलरेंस का मैंने अभी बताया कि ऑब्वियसली अगर एक बच्चे की मसल्स ठीक नहीं है और दूसरा अगर ब्रीदिंग भी ठीक नहीं है, तो वो जो है वो अच्छी तरह से अपने साथियों के साथ खेल नहीं सकेंगे, खुश नहीं रह सकेंगे, थकावट हो जाएगी, एक तरफ बैठ जाएंगे, जो कि बच्चे की साइकोलॉजी को भी अफेक्ट करता है। तो कोशिश करें कि बच्चे को जो है वो उसकी न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा हो, उसके चेस्ट इन्फेक्शन जो इतने कम हो सकते हैं वो हों, ताकि वो अपने पेयर्स के साथ, अपने साथियों के साथ सही जो है वो एंजॉय कर सके। और इसको क्वांटिटेट करने के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए जो है ना, आम होता है कि 6 मिनट वॉक टेस्ट जो है वो किया जा सकता है, जो कि एक वेरी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है। वो मैं जस्ट आपको बताता हूँ, जरूरी नहीं है कि आपने टेक्निक्स देखनी है, लेकिन ये है कि एक बच्चा 6 मिनट के अंदर कितना फासला जो है वो डिस्टेंस कितना वो ट्रेवल कर सकता है। और ये जो है वो जब आप प्रोटोकॉल ये किया जाता है तो वो समझाया जाता है कैसे करना है, लेकिन डिफरेंट एजेस में ये नीचे बताया गया है कि 500 से लेकर 700 गज तक या मीटर तक जो बच्चे को उसमें वो जो है वो तय करना चाहिए। डिफरेंट एजेस ऑब्वियसली उस लिहाज से होता है। तो एक ये क्वांटिफाई किया जा सकता है कि 6 मिनट में बच्चा किया जाए, और ये बड़ों में भी किया जा सकता है। और एक्सरसाइज टॉलरेंस और एक्सरसाइज टेस्ट भी होते हैं, जो कि ट्रेडमिल के ऊपर जो एडल्ट होते हैं उनको भी किया जाता है, साथ हार्ट रेट और स्पीड रेट वो भी मॉनिटर किया जा सकता है। तो दीज आर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो कि किए जा सकते हैं। और ये जिस अमेरिकन थोरेसिक सोसाइटी है उसकी तरफ से भी इनके जो गाइडलाइंस हैं, यूके में भी ऐसे टेस्ट वगैरह होते हैं। तो ये एक्सरसाइज टॉलरेंस के हिसाब से ये भी देखा जा सकता है। उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट, जैसा कि हमने कहा कि लंग्स डैमेज होते हैं इन्फेक्शन की वजह से, तो वो माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट कौन से हैं जिससे कि हम कर सकें कि पता चले कि क्या कुछ हो रहा है। तो उसमें एक तो ये है कि इंक्रीज्ड इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो होती है ना, वो पता चल सकता है कि माइक्रोबायोलॉजी कल्चर करने से। तो लंग फंक्शन इनसे जो है कम होता है, जितने इन्फेक्शन ज़्यादा होंगे लंग फंक्शन इतना कम होगा। और इसके साथ-साथ जो है बच्चों के प्रोग्नोसिस या आउटकम जो है वो खराब होगी। तो इन चीज़ों से बचने ही बेहतर है। और वही बात आ जाती है कि वही विशियस साइकिल जो है वो बन जाता है। तो माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर्स में
जो है, जैसे मैंने कहा कि जो बलगम का कल्चर, फ्लेम का कल्चर, दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। उसके अलावा जो है वो कफ स्वाब होता है, कफ प्लेट्स होता है, थ्रोट स्वाब होता है, ब्रोंको अल्वियोलर लवाज वगैरह होता है, वो चीज़ें होती हैं। लेकिन इसके लिए कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो हैं वो लेबोरेटरी को अपना स्टैंडर्डाइजेशन एक प्रोसेस होना चाहिए। क्योंकि मुझे पाकिस्तान से मैं रिपोर्ट्स देखता हूँ तो कोई जो लेबोरेटरी होती है वो कोई टेस्ट कर रही होती है, कोई टेस्ट कर रही होती है, उनकी सेंसिटिविटीज़ किसी की कुछ होती हैं, किसी की कुछ होती हैं। तो क्योंकि पाकिस्तान में सिस्टिक फाइब्रोसिस का तस्वर इतना आम नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो दे एक्चुअली उन्हें पता नहीं है कि हमने टेस्ट क्या करना है। तो वो जो भी प्लीज़ डॉक्टर्स आपके हैं जो ये टेस्ट वगैरह पूछते हैं, तो उनसे बोलें कि जो फॉर्म रिक्वेस्ट फॉर्म रहता है या आपको देते हैं, आप उन्हें बताएँ कि इन चीज़ों के लिए हमने टेस्ट करना है, जिसमें कि जैसे स्यूडोमोनास वगैरह आ गया है या कॉमन एंटीबायोटिक्स है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है, कैप्टाज़िडिन वगैरह हैं, मेरोपेनम वगैरह हैं, इनकी जो सेंसिटिविटीज़ जो है ना वो चेक करें। मैंने अगले दिन एक रिपोर्ट देखी है, उसमें पता नहीं 100 डिफरेंट एंटीबायोटिक्स की सेंसिटिविटीज़ थी जो कि लेकिन जो हमें सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए करना चाहिए थी, वो उनमें से कोई भी नहीं थी। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन जो है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अक्रॉस द लेबोरेटरीज। हमारा ये होता है कि जब भी बच्चे हमारे कंटेक्ट हमारे साथ होता है, क्लिनिक वगैरह में आते हैं, तो एवरी विजिट या जब भी उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है, हमसे साथ कांटेक्ट करते हैं, तो हम जो है वो न्यू जो है ना, वो कल्चर स्वैप उनसे लेते हैं ताकि पता चल जाए कि अप टू डेट आप कौन सी है। क्योंकि ये जो बग्स हैं, ये रेजिस्टेंस जो है वो भी पैदा करती रहती हैं। तो इससे भी एक तो ट्रीटमेंट जो है वो गाइड होती है कि ट्रीटमेंट आपने कौन सी करनी है, और दूसरा ये भी पता चलता है कि कोई और ऑर्गेनिज्म तो नहीं आ गए हैं जो पहले नहीं थे, या किसी सीरियस किस्म का इन्फेक्शन तो नहीं आ गया है। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर जो हमारे बच्चे एडमिट होते हैं, हम शुरू में उनका सैंपल लेते हैं, हाफ वे थ्रू भी लेते हैं, उसके बाद भी लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि जो इंटरवेंशन हम कर रहे हैं, जो एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, क्या उससे फ़र्क पड़ा भी है या नहीं पड़ा है। या जैसे कि अगर किसी बच्चे को पहली दफ़ा स्यूडोमोनास हुआ है, तो क्या वो एरेडिकेट हुआ है या नहीं हुआ है, और कितनी देर तक मज़ीद किस किस्म की उसकी ट्रीटमेंट जारी रखना चाहिए या करनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ें जो है ये माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर मॉनिटरिंग में ही आती हैं। उमूमन ये होता है कि जैसे आपने देखा है ये कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस के जो प्रीवियस 2 लेक्चर थे, उसमें हमने बातें की जैसे नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरियम वगैरह है। तो यहाँ होता है कि कम से कम जो है साल में ये एक दफ़ा टेस्ट ज़रूर किया जाता है, ताकि पता चल जाए कि कोई ऐसी सीरियस चीज़ तो नहीं आ रही है, जिसका कि इलाज जो है जैसे आपने सुना है लंबा होता है और ज़्यादा देर तक और सीरियसनेस होता है, तो वो भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। इसके बाद जो है जो आम ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ये मैं अभी लिस्ट बनाई हुई है, स्यूडोमोनास वगैरह आते हैं, जो कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में स्यूडोमोनास है और मल्टी रेजिस्टेंट भी अनफॉर्चुनेटली, और मेजॉरिटी पेशेंट पाकिस्तान में वो एमआरएस से भी पॉजिटिव, वो भी स्टाफ ऑरियस जो कि मेथिलिन रेजिस्टेंट है वो है। उसके अलावा ये दूसरी ऑर्गेनिज्म है जिसको कि हम पिछली टॉक्स में कवर कर चुके हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये अमूमन हम रेगुलरली देखते रहते हैं जब भी कल्चर बेचते हैं। और ये जो है ये हमारा रीसेंट पब्लिकेशन जो थी सीएफ रजिस्ट्री की, उसमें है कि उम्र के साथ-साथ ये इन्फेक्शन जो है ऊपर-नीचे होते रहते हैं, और उसी लिहाज से फिर जो है वो मॉनिटर किया जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें कल्चर्स वगैरह का पता हो कि कौन-कौन सी बग हैं, और ये भी कि कई दफ़ा होता है कि जब ये टीबी वगैरह की बग आ गई है या एमआरएसए आ गया है, तो या मल्टी रेजिस्टेंट कोई और बग आ गया, तो हम उन बच्चों को दूसरे बच्चों से मिक्स नहीं होने देते, ताकि ये दूसरे बच्चों को इन्फेक्शन जो है ना हो। ये जो है ना क्रॉस इन्फेक्शन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसे प्रिवेंट कर सकें। तो इन सभी चीज़ों के लिए इन चीज़ों का जानना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे हमने कहा कि लंग इन्फेक्शन होते हैं, लंग इन्फेक्शन के साथ लंग इन्फ्लेमेशन होगी। तो आम जो है ना ये लंग इन्फ्लेमेशन के लिए ये पाकिस्तान में जो है कि व्हाइट सेल काउंट होता है, सीआरपी वगैरह होता है, ये चीज़ें करती हैं। तो मैं अमूमन ये कहता हूँ कि जहाँ हमें हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, ये सीएफ फैमिलीज़ के ऊपर ऊपर बहुत बड़ा एक बोझ है, कि जो ये अननेसेसरी टेस्टिंग होती है। तो उसमें ये है कि अगर बच्चे को मिसाल पे तौर पे पहले खांसी नहीं थी, अब उसे खांसी हो गई है, बलगम आना शुरू हो गया है, चेस्ट जो है वो ठीक नहीं है, तो उसमें किसी टेस्ट की आपको ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ हमें एंटीबायोटिक्स देना पड़ेगी। तो ये जो व्हाइट सेल काउंट करते हैं, जब आप करेंगे तो ये रेज़्ड होगा, जिसका मकसद है कि किसी किस्म का जो है वो इन्फेक्शन हो रहा है। तो उससे आपकी मैनेजमेंट जो है वो चेंज नहीं होगी। क्योंकि ये इन्फेक्शन या सीआरपी है या ईएसआर है या प्रोकैल्सिटोनिन लेवल है या फेरिटिन है, ये सभी जो है ना
ये नॉन स्पेसिफिक है। ये नहीं बताते कि इन्फेक्शन कहाँ है और क्यों है। लेकिन हाँ, ये आपको एक सपोर्टिव एविडेंस दे सकते हैं कि अगर आपको शक है, कंफर्म करना है तो कर देंगे। लेकिन हम सिस्टिक फाइब्रोसिस के बच्चों का जो इलाज और ट्रीटमेंट है वो सिम्प्टोमेटिक है, वो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन के लिए जो कोई है टेस्ट वो किए जा सकते हैं। तो आम जो है ना ये कि चले ब्लड टेस्ट करवा लें, वो देख लें। और कहीं होता है कि ब्लड कल्चर भी करवा रहे होते हैं। वेरी रेयरली सिस्टिक फाइब्रोसिस में ब्लड कल्चर पॉजिटिव आते हैं। अमूमन ये है कि लंग्स तक ही महदूद होते हैं। ये अमूमन सेप्टिसीमिया जो होता है ना वो बहुत कम होता है। तो ब्लड कल्चर के टेक्निक भी एक होती है लेने के हिसाब से भी और उसकी प्रोसेसिंग के हिसाब से भी। और सीएफ में ये अमूमन जो है वो नेगेटिव भी होते हैं। तो ये पैसे आम जो है आप खर्च या ना करें, ज़ाया ना करें। और मैं बिलखसूस जो अपने मेडिकल प्रोफेशनल वाले कॉलीग्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अननेसेसरी टेस्ट को जो है उनके रिक्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं होता है। इसी के साथ साथ जो है ब्लड टेस्ट जो कि अदर इंफॉर्मेशन के हिसाब से होते हैं वो हम अमूमन जो है एटलीस्ट ईयर में एक दफा सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन्स करते हैं। और जिसमें बिलखसूस सीरम आईजीजी जो है वो देखा जाता है, क्योंकि सीरम आईजीजी जितना रेज्ड होगा इसका मतलब है कि अमूमन जो है लंग्स की कंडीशन उतनी ही बुरी होती है। तो ये एक रेंज होती है कि इतनी से लेकर 15-16 तक वो लेवल होता है। तो जितने वो लेवल एक ट्रेंड आपको देखना पड़ेगा कि पिछले साल क्या था, इस साल क्या है और उसके बाद क्या होगा। तो ये आपको बता रहा है इनडायरेक्टली कि लंग्स जो है वो ठीक नहीं है। इसी तरह टोटल सीरम आईजीई होता है जो कि आपको पिछले लेक्चर में बताया गया है कि ये जो है एस्परजिलस वगैरह के हिसाब से फंगल इन्फेक्शन के साथ से जो एलर्जिक रिएक्शन होता है उससे भी ये बढ़ जाता है। लेकिन इसमें जैसे मैं एलर्जी का जिक्र किया तो इसमें आस्मा, एक्जिमा, हे फीवर वगैरह चीज़ों से भी ये बढ़ सकता है। तो ये भी देखना पड़ता है कि ये बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, क्या और कोई चीज़ें ऐसी हैं या फूड एलर्जीज वगैरह भी तो नहीं है जिससे हो सकता है। और अगर स्पेसिफिकली अपने अपने एस्परजिलस के लिए टेस्ट करना हो तो वो स्पेसिफिक आईजीई टू एस्परजिलस होती है, वो भी की जा सकती है। उसके अलावा ब्लड टेस्ट में स्यूडोमोनास की एंटीबॉडीज भी जो है वो की जा सकती हैं। कई दफ़ा होता है कि बच्चे जो स्प्यूटम सैंपल वगैरह नहीं करते हैं और ब्रोंको अल्वियोलर लवाज जो कि एंडोस्कोपिकली माइक्रो ब्रोंकोस्कोपिकली करना पड़ता है कई दफ़ा, तो वो वेरी इन्वेसिव होता है। तो ब्लड टेस्ट भी किए जा सकते हैं, लेकिन इनकी स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है कि पता हो कि क्या लेवल कर रहे हैं, कौन सी एंटीबॉडी चेक कर रहे हैं और इनका मतलब और मकसद क्या है। कई दफ़ा मैंने पाकिस्तान में देखा है कि फंगल इन्फेक्शन के लिए ये बीटा डी ग्लूकैन जो है ये टेस्ट किया जाता है, जो कि आम इस्तेमाल नहीं होता है, किया जा सकता है। लेकिन अगेन ये जो हमारे फंगल इन्फेक्शन होता है ना, जैसे हमने लास्ट टाइम भी किया था, ये अमूमन एलर्जिक रिएक्शन एबीपीए जो है एलर्जिक रिएक्शन होता है, ना कि ये फंगल। ऑब्वियसली शुरू में फंगल होता है लेकिन उसके साथ बॉडी का इम्यून रिएक्शन होता है। तो जरूरी नहीं है कि ये वो हो, लेकिन कई दफा इंटेंसिव केयर के ऊपर लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं जो कि एंटीबायोटिक्स वगैरह के हिसाब से होते हैं। तो उस सूरत में ठीक है। लेकिन ये मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ मेडिकल प्रोफेशन से कि क्लिनिकली जो है रेलेवेंट टेस्ट होते हैं वो रिक्वेस्ट किया, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों के पास आजकल के हालात भी बुरे हैं तो इनका फजूल पैसे खर्चवाने का मेरा तो दिल नहीं करता है। तो प्लीज़ थोड़ा से इनके जो लुक आफ्टर करें, टेक केयर ऑफ दैम, ताकि बच्चे की केयर जो है वो सही तरीका से हो जाए, पेशेंट और फैमिली के ऊपर वो किसी किस्म का फाइनेंशियल बर्डन भी ना बने। अब आते हैं ये ब्रोंकियोअल्वेओलर लवाज की तरह, और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे भी आप जो है वो कल्चर वगैरह जो भी कर सकते हैं, जो कि माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट भी आपको पता चल सकता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म है। और उस बाग के ऊपर आप जो है वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर जो है वो भी देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसके लिए वो ब्रोंकोस्कोपी करना पड़ती है और स्पेशल फैसिलिटीज होना चाहिए। कई दफ़ा होता है कि सीएफ के बच्चों को आप सेडेट करें या इंट्यूबेट करें, एनेस्थेटाइज करें, तो उनके चेस्ट फंक्शन वो खराब हो जाता है तो आईटीयू की इंटेंसिव केयर की जरूरत पड़ जाती है। तो ये फैसिलिटी का आपको ख्याल करना पड़ता है। और ये टेस्ट कई दफ़ा होता है कि रिसर्च में काफ़ी होते हैं और अमेरिका में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ भी हेल्थ केयर जो है पाकिस्तान की तरह मोस्टली प्राइवेट है। तो एनएचएस के सिस्टम में हम ऐसी चीज़ें वो कम करते हैं कि इंडिकेशन अच्छी हो तो करते हैं, अदरवाइज जो है वो क्लिनिकल ग्राउंड्स के ऊपर या अल्टरनेटिव मेथड जो हैं उनके ऊपर जो है वो हम डिपेंड करते हैं। तो ब्रोंकियोअल्वेओलर लवाज में जो मार्कर्स देखे जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने ये देखे हैं, लेकिन वो डॉक्टर्स वगैरह जो इस ग्रुप में हैं अगर उन्होंने जाकर मज़ीद
चेक करना हो, देखना हो, तो ये मार्कर्स होते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं कि एयरवेज में ये क्या है। और ये होते हैं, ये प्रोटीएजेस अमूमन होते हैं जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं, और प्रोटीन सेल वॉल्स वगैरह भी दूसरी जो होती है उसको भी डैमेज कर देते हैं। तो इनका लंग्स में होना जो है वो लंग्स डैमेज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये लंग फंक्शन जो है वो भी गिर सकता है। तो ये मार्कर जो है वो भी किए जाते हैं, और रिसर्च के तौर पे भी ये मार्कर जो है कई दफ़ा इस्तेमाल होते हैं कि देखें कौन-कौन से ऊपर और नीचे जा रही है। अब जो है ये लंग फंक्शन जो कि आप कई लोग जो हैं वहाँ से स्पायरोमेट्री की सूरत में करते हैं। तो लंग फंक्शन जो है ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये पीक फ्लो जो है ना, एक मेथड है जो कि मेनली आस्मा में इस्तेमाल होता है। तो वो भी मैं आई विल से जस्ट फ्यू वर्ड्स अबाउट इट। उसके अलावा जो स्पायरोमेट्री होती है बच्चों में सीएफ में, ये 5 साल की उम्र के बाद जो है ये अमूमन बहुत कॉमनली यूज़ होती है। और उसके बाद जो है लंग क्लीयरेंस इंडेक्स है जो कि मेरे ख्याल है पाकिस्तान में होता ही नहीं है, और यूके में भी जो है ये काफ़ी देर से, ये तकरीबन 15 साल पुरानी टेक्नीक है, पहले एज़ अ रिसर्च आई थी, लेकिन अब क्लिनिकल जो है ना मॉनिटरिंग में आ रही है। और इट कैन बी डन इन डिफरेंट वैराइटीज़ में, ब्रोंकियासिस की कई कंडीशन होती है उनमें हो जाता है, प्राइमरी सिलिस कार्निसिया में कई लोगों ने इस्तेमाल शुरू किया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में होता है। तो इसके मुतालिक भी मैं थोड़े से वो बात करूँगा ताकि आपको थोड़ा-सा इल्म हो जाए, लेकिन ये शायद पाकिस्तान में ये मेथड जो है वो अवेलेबल ना हो। तो पीक एस्पिरेटरी फ्लो रेट जो होता है, ये जो मैंने वो ऊपर वो पीक फ्लो दिखाया था, वो इट्स वेरी यूज़फुल इन अस्थमा सिचुएशन, कि दमा की कंडीशन में ये बहुत यूज़फुल है और घर में लोग कर सकते हैं, बहुत आसान है, लेकिन ये एफर्ट डिपेंडेंट है। तो मैंने देखा है कई दफ़ा बच्चे जो हैं वो बस में जो सिस्टिक फाइब्रोसिस में इट्स वेरी रेयरली यूज्ड ऑन इट्स ओन, या बिल्कुल ही नहीं होता, क्योंकि इट्स नॉट रिलायबल इन सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो अगर कोई ये सिर्फ पीक फ्लो के हिसाब से कोई कर रहा है तो ठीक है। अगर किसी को ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है, दमा वगैरह की शिकायत है, और दमा की अलामत भी जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस में आम लोगों से ज़्यादा होती है, तो उसके लिए हो सकता है, लेकिन ये आपको डायरेक्टली लंग डैमेज या लंग फंक्शन के हिसाब से और मज़ीद डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। तो ये अमूमन हम यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन ये स्पायरोमेट्री जो है ये कॉमनली यूज्ड है। हम सिस्टिक फाइब्रोसिस में, जैसे मैंने कहा कि 5 साल के बच्चों, जब बच्चे ऊपर होते हैं तो हम फ्रीक्वेंटली डू दैट। तो इसको डायग्नोसिस के तौर पे इस्तेमाल होता है और मॉनिटरिंग के लिए भी होती है, और इसके प्रोग्नोसिस के हिसाब से भी होती है कि ऑब्वियसली जितनी ये वर्ष हो गए उसका मतलब है कि लंग्स उतने बुरे हैं, और यही चीज़ें जो है बाद में जो है एक इंडिकेशन होती है कि लंग ट्रांसप्लांट वगैरह करने के हिसाब से कौन से लेवल के ऊपर क्या किया जा सके। तो रिसर्च में भी जब मेडिसिन आती हैं तो इस चीज़ को देखा जाता है कि इनका लंग फंक्शन जो है कैसे बेहतर हुआ है। जैसे ये पुलमेज़ाम वगैरह हुआ जाता, तो पुलमेज़ाम में ये स्पायरोमेट्री का जो बेनिफिट था तकरीबन 4% था, जो कि जो साइंटिफिकली ये सिग्निफिकेंट नहीं था। लेकिन 4% क्योंकि जहाँ के बच्चों का वो लंग फंक्शन विद टाइम ड्रॉप होता है, 4% उनका बड़ा होना जो वही बेहतर समझा गया था, और इसलिए पुलमेज़ाम वगैरह जो है देना शुरू हो गए थे। लेकिन ये रिसर्च टूल में भी काफ़ी इस्तेमाल होती है स्पायरोमेट्री। तो इसके लिए कई जो है टेक्निक्स हैं, कई एडवाइसेस हैं, कई पोर्टेबल डिवाइसेस हैं जो कि आप घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो है ये डाउनलोडेबल भी डिवाइसेस हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिकली आप अपने डॉक्टर्स को भी दिखा सकते हैं, वो देख सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं एक्यूट इन्फेक्शन के साथ भी आपकी गाइडेंस कर सकती हैं, और ट्रेंड्स जो है ओवर द टाइम वो भी कर सकती हैं। लेकिन जो ये जो हैंड हेल्ड हैं, ये डायग्नोस्टिक के तौर पे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए हॉस्पिटल बेस्ड जो स्पायरोमेट्री होती हैं, वो होती हैं, जिनकी एक स्टैंडर्डाइज़्ड जो है वो प्रोसेस होती है, और जो परफ़ॉर्म करने वाले होते हैं, वो फुली ट्रेन्ड जो हैं, वो बंदे होते हैं। तो ये आम ऐसा ही नहीं है कि बच्चे को पकड़ के कहें फूँक मार दे और बस हो जाए। तो वो हॉस्पिटल, वो स्टैंडर्डाइज़ेशन जो है वो कॉमन होती है, और उसके लिए लोगों को कोर्स करना पड़ते हैं और अप टू डेट रहना पड़ता है एवरी सो ऑफ्टन। ये जो स्पायरोमेट्री के टेस्ट आते हैं, दिस इज़ द हॉस्पिटल बेस्ड वन, और ये कंप्यूटराइज़्ड जो है ना सेंटिव्स होते हैं, कई दफ़ा बलून्स होते हैं, कई दफ़ा मंकी हैंग-कार होता है कि बनाना को कैच करना है और जितनी फूँक मारेगा हो जाएगा, या एक बलून को पॉइंट ए से पॉइंट बी ब्रिज की तरह जैसे है कि इसे दूसरी तरफ धकेलना है,
फूंक मार के उस तरफ लेकर जाना है, तो वो चीज़ें जो हैं वो दी जाती हैं। और इससे जो है ये रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में या कहीं और फाइब्रोटिक कंडीशन भी होती है, या दमा की कंडीशन ऑब्स्ट्रक्टिव होती है, और सिस्टिक फाइब्रोसिस में ये ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव दोनों चीज़ें जो है शामिल होती हैं। और कॉमनेस्ट जो पैरामीटर्स होते हैं ये FEV1, FVC और FVF 25-75 ली जाती है, जो कि स्मॉल एयरवेज के लिए इस्तेमाल होती है। हालांकि देयर आर अदर कंडीशन जो कि इसे अफेक्ट कर सकती हैं, और जो ग्राफिकली जो चीज़ आती है वो ऐसी आती है जिसकी वैल्यूज जो को वो देखी जा सकती हैं, और उसके साथ से डॉक्टर जो है वो देख के आपको बता देगा। एक तो टेक्निक जो है इस वेरी इंपॉर्टेंट, और ये जो बंदी कर रही है इसे पता होगा कि बच्चे की जो है कितनी लायबल जो है ब्लोइंग थी, क्या ये एक्सेप्ट कर सकती है या मजीद करने की जरूरत है। वो 3-4 दफा जो है बच्चे करते हैं। लेकिन जस्ट टू लेट यू नो कि देयर आर कंडीशन जो कि फिजियोलॉजिकली जो है स्पायरोमेट्री और पीक फ्लो वगैरह वो अफेक्ट करती हैं। ये एज डिपेंडेंट है, जेंडर डिपेंडेंट है, मेल और फीमेल में फर्क होता है। ये हाइट के हिसाब से भी है, जितना बच्चा कद लंबा होगा लंग्स उतने वॉल्यूम ज्यादा होगा, उनके बेहतर होना चाहिए। वेट के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है, वेट के साथ जो मसल्स हैं उनके ऊपर भी डिपेंडेंट है कि मसल कितने स्ट्रांग है, कितने फोर्सफुली जो है वो कर सकते हैं। पोस्चर है, बैठे हुए कार्य हैं, खड़े होकर कार्य हैं, लेट के कार्य हैं। और इसके साथ साथ एथनिसिटी जो होती है कि कोई काला है, ब्राउन है, वाइट है, किस बैकग्राउंड का है उसके हिसाब से भी होता है। और ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी जो कि एब्डोमिनल प्रेशर वगैरह के हिसाब से वो भी अफेक्ट करती है। तो इन चीज़ों का भी साथ ख्याल करना पड़ता है, और ये फिजियोलॉजिकल चीज़ें हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर बच्चे को बलगम है, खांसी है, तबीयत खराब है, और चीज़ें हो रही हैं, पेट उफड़ा हुआ है, फूला हुआ है, तो वो भी चीज़ें जो है वो देखना पड़ती हैं कि क्या और चीज़ें तो नहीं है जिनकी वजह से ये अफेक्ट हो रहा है। और स्पायरोमेट्री का ये नंबर्स में आपने दिए हैं जो कि दमा के हिसाब से हम काफ़ी इस्तेमाल करते हैं कि बच्चों में ओवर 80 जो है वो नॉर्मल या वेरी माइल्ड होती है। 50 टू 80 जो है वो मॉडरेट समझी जाती है। 30 टू 50% ऑफ द नॉर्मल जो होती है वो सीवियर एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन होती है। और लेस देन 30 जो होती है एक्यूट फेज भी जो होती है वो लाइफ थ्रेटनिंग के हिसाब से वेरी सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन के हिसाब से गिनी जाती है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये ऑब्वियसली रिलायबिलिटी के हिसाब से, टेक्निक के हिसाब से, बैकग्राउंड के हिसाब से, बच्चे की परफॉर्मेंस के हिसाब से सभी चीज़ों को जमा करके वो लिया जाता है। ये मैं जैसे एक मैंने एग्जांपल के तौर पे दी है, और ये बताने के लिए कि ये जो स्पायरोमेट्री करती है एफबीसी, FEV1 वगैरह जो है, ये जो है बेसिकली जो है ये परसेंटेज ऑफ प्रेडिक्टेड। तो जब परसेंटेज ऑफ प्रेडिक्टेड होता है तो ये इसमें ये होता है कि बच्चे की एज के हिसाब से कि क्या होना क्या चाहिए, बच्चे के जेंडर के हिसाब से बॉय है या गर्ल है, हाइट कितनी है, रेस कौन सी है, तो उसके हिसाब से हर एक के वो हमारे स्टैंडर्डाइज चार्ट्स होते हैं उसके हिसाब से देखा जाता है, या ये मशीन में जो है वो फीड करना पड़ता है। तो उसके हिसाब से भी बताया जाता है कि परसेंटेज ऑफ प्रेडिक्टेड, वो उसका मतलब है कि ये प्रेडिक्टेड कितनी है, बच्चे की कितनी है, कि ये कितनी है। तो ये आप देख रही हैं तो 80 टू 120%, 80% से 120% जो है ये अमूमन जो है रेंज में, कॉमन रेंज में आता है। तो लेस देन 80 विल बी abnormal, मोर देन 120 भी है वो भी abnormal, लेकिन अगेन इट हैज टू बी टेकन इन द फेस ऑफ व्हाट एल्स इज हैपनिंग। तो ये परसेंटेज जो है वो बताया जाता है। और ये जो परसेंटेज हैं इसके साथ से ये अब देखें तो ये जो चीज़ की गई है इसका प्री एंड पोस्ट ब्रोंकोडायलेटर। तो कई दफ़ा बच्चे जो करते हैं ना कि जिन्हें अस्थमा की तकलीफ होती है, वीजिंग वगैरह भी होती है, तो उसमें ये टेस्ट बहुत मुफीद है कि हम उन्हें प्री और पोस्ट जो है वो भी करें। तो प्री होता है कि बच्चे को कम से कम इन्हेलर जो है वो 4 से 6 घंटे तक किसी किस्म के इन्हेलर नहीं दिया होता, और जब ये करती हैं तो एक ही आपकी वैल्यू आती है प्री के हिसाब से कि ये 89% जो है प्रिडिक्टेड है, और ये जो है ये 76% प्रिडिक्टेड है। उसके बाद आप उन्हें वेंटोलिन देंगे मिसाल के तौर पर, उसके बाद फिर करेंगे तो ये वैल्यू जो है 89 से 97 हो गई, जो कि 9% इंक्रीज है, कि 89 के ऊपर 9% एक्स्ट्रा बढ़ी है। और ये जो FEV1 है 76 से 98 हो गया, जो कि 28 विच इज वेरी सिग्निफिकेंट। ये 9% इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि 10-12% तक जो है वो विद इन द एरर हो जाती है, लेकिन 28% जो रिवर्सिबिलिटी है इसका मतलब है कि बच्चे को ये इनहेलर की जरूरत होती है, इससे दमा वगैरह की वो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन भी वो भी है। और सियाक बच्चों में ये F25 टू 75 किया जाता है क्योंकि ये स्मॉल एयरवेज रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी देखें कि ये चेंज जो है काफी हुई है, प्री से पोस्ट 109% बढ़ी है। तो ये भी जो है इसका भी होता है कि इनके स्मॉल एयरवेज में जहाँ के म्यूकस है जमा हुआ है वो भी होना चाहिए, लेकिन ये FE25 और 75 जो है कई और कंडीशन से भी अफेक्ट हो जाती है। इसी तरह ये प्री एंड पोस्ट जो है ये हाइपरटोनिक सेलाइन या नेबुलाइज्ड एंटीबायोटिक जो है उनके टेस्ट के लिए भी हम देते हैं, क्योंकि इससे बच्चे को जो है वो ब्रोंकोस्पाज्म तो नहीं होगा।
तो सबसे पहले जो है वो प्री टेस्ट करते हैं, उसके बाद जो है आप टॉनिक या नेबुला देते हैं, वो पोस्ट करते हैं। तो देखते हैं कि बजाय इसके जैसे ये वेंटोलिन के साथ ज्यादा हुई है, तो उन दवाइयों के साथ देखते हैं कि क्या इनकी जो ब्रीदिंग है वो कम तो नहीं होगी है। तो वो देखना पड़ता है ताकि फिर पता चल जाए, और अगर वो कम हुई है तो फिर ब्रोंकोडायलेटर वाला मूवमेंट, जैसे वेंटोलिन हम कहते हैं कि इन चीजों से पहले ब्रोंकोडायलेटर दे, ताकि अगर इनसे किसी किस्म की टाइटनेस होनी है तो उससे बच सके। तो ये चीजें जो है ये डायग्नोस्टिक भी हैं और थेराप्यूटिक भी आपको हेल्प करती हैं कि आपने क्या करना है। तो ये जो है ना परसेंटेज चेंज, वो जो अभी मैंने डिस्कस किया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये आपको ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन के हिसाब से या आपके ड्रग्स के साइड इफेक्ट के हिसाब से ये दोनों चीजें गाइड कर सकती है कि क्या आपके लंग से ऊपर फायदा हुआ है या नुकसान हो रहा है, या उसको फिर मैनेज कैसे करना है। ये जो ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये लास्ट ईयर अगस्त 2019 की रिपोर्ट है, जो कि यूके का डेटा है। और ये जो है FEV1 है, जैसे कि आप ये लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एक्सिस के ऊपर देख रहे हैं FEV1। तो ये है कि FEV1 जो है ना उम्र के हिसाब से ये डिक्लाइन होती है, जो जो ऑब्वियसली लंग इन्फेक्शन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, लंग डैमेज होता है, तो ये FEV1 वक्त के साथ, उम्र के साथ डिक्लाइन होता है। लेकिन ये मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो तीन लाइनें, तीन ग्राफ दिए गए हैं, तीन कर्व्स दी गई हैं, ये 2009 में जो है ये येलो वन 2000, ये बॉटम यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ ये 2009 का है। फिर ये जो पर्पल है ये 2014 का है, और ये जो है 2019 का है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि वक्त के साथ बिटवीन 2009 एंड 2019, 10 साल में अगर आप देखें कि हर उम्र में पहले से FEV1 बेहतर है। तो ये जो शुरू में है, ये पहले यहाँ जी थी वो 87 के लगभग है, और अब 93 के लगभग है। तो ये जो बेस लाइन है ना हमारा लंग, इसका मतलब है कि जो केयर बच्चों को मिल रही है कुदरती तौर पे, उसके साथ जो है इनके लंग फंक्शन जो है अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर है। और ये 10 साल में आप देख रहे हैं ये क्या कुछ है। और यही पैटर्न जो है ये USA में जो है ये भी है। और USA का ये जो थोड़ी सी स्लाइड्स लेट है, ये 20 इयर्स डिफरेंस है बिटवीन 1990 एंड 2009। तो ये जो है ये कर्व जो रेड नजर आ रही है, ये लेवल बच्चों का या एडल्ट्स का या पेशेंट का 1990 हुआ करता था, उम्र के हिसाब से डिक्लाइन हुआ करता था, ये है। अब उसी उम्र के हिसाब से ये जो लंग फंक्शन है, ये आप देख रहे हैं कि कितना ऊपर है, कितना बेहतर है। तो ये कम डिक्लाइन हो, डिक्लाइन का रेट वही शायद कम है, लेकिन जो है फंक्शन जो है ओवरऑल काफी बेहतर है। तो दिस इज द एविडेंस कि जो भी इंटरवेंशंस ओवर द 20 इयर्स हुई हैं, उनसे इनका लंग फंक्शन जो है वो पहले से बेहतर रहा है। तो यही चीजें हैं जिसके साथ के अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान में बच्चों की सेहत बेहतर हो, इनके लंग्स जो है वो लेस डैमेज हो, इनका फंक्शन जो है वो मेंटेन रहे। इसके अलावा ये स्पायरोमेट्री थी। स्पायरोमेट्री के साथ वो मैंने वो FEF2575 का जो जिक्र किया था, स्मॉल एयरवेज का। तो उसके लिए जो है ना ये स्पायरोमेट्री जो है ना इज नॉट वेरी यूजफुल, क्योंकि ये बेसिकली मीडियम टू लॉन्ग लार्ज एयरवेज जो है वो ज्यादा बताती है। लेकिन ये लंग क्लियरेंस इंडेक्स जो है ना, जो कि अगेन इट इज वेरी वेरी ऑफिस बेस्ड और पोर्टेबल डिवाइस हो सकती है, उससे भी ये जो है किया जा सकता है। तो इसमें ये है कि आप एक गैस को जो है वो इनहेल करती हैं, और मैं वेरी सिंपली आपको बता रहा हूँ कि जैसे नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है, जो हम एयर ब्रीथ करते हैं इसमें 79% जो है वो नाइट्रोजन होती है। तो मिसाल के तौर पे हम 2-3 सांस ले जिसमें कि 100% नाइट्रोजन जा रही है, तो उस लेवल को वो 2-3 सांसों में वो मेंटेन हो सकती है। तो उसके बाद जो है वो बच्चा जो है वो सांस आपने नॉर्मल से लेता है, तो वो फिर देखा जाता है कि कितने सांस लेने के बाद जो है वो लेवल पहले से 40 गुना कम हो चुका है, 1/40 लेवल पे आ गया है। तो ये जो वॉल्यूम जो है ना एक्सहेल वॉल्यूम, तो जितना ऑब्वियसली चेस्ट टाइट होगी, एयरवेज टाइट होंगे, तो वो हवा जो बाहर कम निकलेगी। तो बच्चे को ज्यादा दफा वो सांस लेना पड़ेगा, ज्यादा दफा वो करना पड़ेगा, जिससे कि वो जो है हो। तो वो ये एक मेजर है ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, और बेसिकली ये स्मॉल एयरवेज के लिए जो है वो यूज होती है। और जितनी वैल्यू हाई होगी उसका मतलब है कि लंग्स उतने ही ज्यादा खराब हैं। और ये जो जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये स्मॉल एयरवेज जो कि लेस देन 2 मिलीमीटर डायमीटर होते हैं, ये ब्रोंकियोल जो होते हैं, लंग स्ट्रक्चर का डॉक्टर इरम ने आपको बताया था।
तो उसमें जो है कि स्मॉल एयरवेज को करते हैं, और दिस इज नॉन इन्वेसिव, इसमें किसी किस्म की ट्यूब जो है वो लंग्स में नहीं डाली जाती है, ये हार्मलेस है, कोई किसी किस्म का खतरा नहीं है कि ये चीजें करने से, और ये कैन बी डन इन छोटे बच्चों में भी किया जा सकता है, क्योंकि वो ऑर्डिनरी नॉर्मल ब्रीदिंग कार्य होते हैं, जो कि स्पायरोमेट्री जो है वो 5 साल से ज्यादा बच्चे अमूमन करते हैं, तो ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों में भी की जा सकती है और रिपीट भी की जा सकती है विदाउट एनी हार्म और डैमेज, लेकिन ऑब्वियसली कॉस्ट इज इन्वॉल्व। तो ये एलसीआई जो है ये इज इंक्रीज्ड ड्यू टू द नैरोइंग ऑफ द एयरवेज, म्यूकस प्लगिंग वगैरह के हिसाब से होगा, जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में होती है, और ये सेंसिटिव स्पायरोमेट्री से ज्यादा सेंसिटिव है, और इसकी जो चीजें जो कॉरेलेशन होती है, ये सीटी स्कैन के साथ इसकी कॉरेलेशन बहुत अच्छी है, कि जो ये बता रही है कि लंग्स स्मॉल एयरवेज ब्लॉक्ड है, वही चीजें जो है सीटी स्कैन के ऊपर भी आती हैं, जो कि स्पायरोमेट्री के दफा वो पिकअप नहीं करती। तो ये जो है ना, ये एलसीआई लंग क्लियरेंस इंडेक्स, ये रिसर्च का एक मैं वो रिजल्ट आपको दे रहा हूँ। ये जो पहले ये है ना, ये कंट्रोल है, ये सबसे नीचे को है ये कंट्रोल, तो इसमें ये है कि ये लो लेवल है, इसका मतलब है कि लंग्स अच्छी हैं, जितनी वैल्यू ज्यादा हाई होगी इसका मतलब है कि लंग्स उतने ज्यादा डैमेज्ड हैं। तो ये सेकंड जो लाइन है इसमें था कि सीएफ के पेशेंट है जिन्हें के स्यूडोमोनास कभी नहीं हुआ था, तो वो नॉर्मल से जो है ना इन्फॉर्मेशन के तौर पे कुछ ना कुछ वो बलगम इनके लंग्स में है, जिससे कि ये फर्क पड़ रहा है। और फिर ये जो है कि जिन्हें स्यूडोमोनास था लेकिन क्लियर हो गया है, और ये जो है कि क्लियर होने के बाद आता जाता रहा है, और ये जो है कि क्रोनिक जो है स्यूडोमोनास है। तो ये आप अगर एक ट्रेंड करेंगे तो ऐसा है कि ये कर्व लाइन जो है ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये जो बता रहा है कि जो उनको सीएफ नहीं है उनकी एलसीआई कम होगी, जिनको इंटरमीडिएटली है उनके दरमियाने दर्जे में होगी, उनको क्रोनिक इन्फेक्शन के ज्यादा होगी। तो दिस इज बेसिकली अगेन मेजर कि इस चीज का हम देख सकते हैं कि लंग्स में है वो कितना प्रॉब्लम हो रही है। और रिसर्च के हिसाब से मैं आपको बता रहा था, ये जो स्टडी थी ये आइवा कैफ्ट्रोर जो थी, ये सबसे पहले 2012 में ड्रग आई थी, जो कि 4 to 5% ऑफ द पीपल कुड यूज इट फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो इसमें ये है कि ये जो है ना एलसीआई जो है ये ग्राफ दिखाया जा रहा है, ये जो है ये प्लेसिबो इफेक्ट था, ये दवाई लेने से स्टार्ट करने के हिसाब से था, ये 2 हफ्ते के बाद और ये 4 हफ्ते के बाद ये टेस्ट किए गए हैं। तो इसमें यह है कि प्लेसिबो वाले जो है उनकी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है, इसका मतलब है कि लंग्स जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन जिन्होंने ये आवा कैप्टो मेडिसिन ली थी उनका एलसीआई जो ड्रॉप हो गया था, जिसका मतलब है कि उनके लंग्स बेहतर हो गए थे। लेकिन जब आप इसे FEV1 से कंपेयर करते हैं तो उसमें ये आप उलट देख रहे हैं कि ये प्लेसिबो जिनको दवाई नहीं दी गई थी उनका लो है, और जिनको दवाई दी गई है उनका वो हाई है। ये इसलिए नहीं है कि उनको फायदा नहीं हुआ था, बल्कि कि जो चीज जो मैकेनिज्म या मेथड या टेक्निक हम मेजरमेंट की कार्य है वो गलत थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो हम डिफरेंट टेक्निक्स और मेथड्स है ना, दे हैव टू बी अप्रोप्रिएट टू द क्लिनिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। तो अगर आप हम रॉन्ग टेस्ट करेंगे तो हमें रिजल्ट जो है वो रॉन्ग होएगा, गलत आएगा, जो कि इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता। अब जो है एंड के ऊपर जो है वो स्ट्रक्चरल लंग डैमेज, और स्ट्रक्चरल लंग डैमेज जो है उसमें यह है कि चेस्ट एक्सरे जो है वो होते हैं, सीटी स्कैन होता है, और एमआरआई स्कैन भी हो सकते हैं। तो मैं वेरी ब्रीफली करूंगा क्योंकि हमें 1 घंटा हो गया है। तो लंग्स जो है ये आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर लंग्स आ रहे हैं, ये ज्यादा इसमें जो है चेस्ट इन्फेक्शन आ रहे हैं और इसमें और ज्यादा है। तो ये जो है विजुअली आप देख सकते हैं। लेकिन वीडियो के साथ साथ जो स्कोरिंग सिस्टम भी है, जिससे कि किस पे नॉर्मल स्कोरिंग है, और जो कि मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये डिफरेंट एरियाज ऑफ द लंग्स जो हैं उनको देखते हैं एक्सरे के ऊपर, और फिर स्कोरिंग होती है कि इनमें डायलेटेशन कितनी हो रही है, शेडोज कितनी है, रिंग शेडोज कितनी है, थिकनिंग कितनी है। तो एक स्कोर होता है, और जितना स्कोर हाई होगा, CN स्कोर हाई होगा, उतने ही लंग डैमेज ज्यादा होंगे। उसके बरअक्स एक ब्रेस्टफील्ड स्कोर है, जो कि अगेन वो इसी मुख्तलिफ चीजों को देखते हैं, लेकिन इसका यह होता है कि ये स्कोर शुरू में 25 नंबर दिया जाता है, और जो जो ये चीजें मिलती हैं उनको जो है वो डिडक्ट किया जाता है। तो उसका यह है कि हायर स्कोर जो होता है उसका मतलब है कि जो लंग्स है वो हेल्थी हैं, और क्योंकि ये स्कोर माइनस किया जाता है जब भी कोई गलत चीज इसमें आती है, तो जितना लोअर स्कोर होगा उतना वर्स होगा। तो ये जो है CN स्कोर, किस पे नॉर्मल स्कोर, उसके बरअक्स इसका जो है लेवल इसका है कि जितना लो है उतना अनहेल्थी है, और दूसरा जो है जितना हाई था वो उतने अनहेल्थी है। तो स्कोरिंग थोड़ी सी स्लाइटली डिफरेंट है, लेकिन ये एक्सरे देखने के लिए भी आपको एक्सपर्टीज की जरूरत है, ऐसे नहीं है कि हर कोई देख सके। इसके बाद CT स्कैन है, और CT स्कैन भी जो है HRCT जो कि हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन है, दिस इज द स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड ब्रोंकिएक्टिसिस के लिए।
तो ये वेरी सेंसिटिव है, आम चेस्ट एक्सरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है और मुख्तलिफ एरिया जो है वो आपको पता चल जाता है। और वक़्त के साथ-साथ ये चीज़ें जो हैं ये कई किस्म की जो है अबनॉर्मलिटीज़ हैं ब्रोंकियालिसिस की, डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट थिकनिंग होती है, डिफरेंट शेप्स की होती हैं, तो ये चीज़ें जो है ये एचआरसीटी पिकअप कर सकता है। इसी तरह जो है एमआरआई स्कैन जो है, ये सॉरी सीटी स्कैन है जो कि एक ही बंदे का 2 महीने अपार्ट था, और लेकिन इसमें फ़र्क ये हुआ था कि ये जो पहला स्कैन है उस वक़्त तबीयत ठीक थी, और 2 महीने के बाद जब बच्चे की तबीयत ख़राब हुई थी, ब्रोंकियालिसिस हुआ था, तो ये जो है स्कैन आया है। तो ये स्कैन ऑब्वियसली बी स्कैन जो है वो बहुत पहले से ख़राब है, तो इसलिए कि बच्चे को एक्यूट इन्फेक्शन है। तो इसीलिए अमूमन होता है कि जब भी आपने चेस्ट एक्स-रे करना है या सीटी स्कैन करना है, तो अमूमन हम कोशिश करते हैं कि उन्हें फुल फिजियोथेरेपी और ट्रीटमेंट और एंटीबायोटिक्स दी जाएँ, ताकि उसके बाद जितनी चेस्ट क्लियर हो सकती है उसके बाद करें। क्योंकि अगर आप एक्यूट स्टेज में करेंगे, जब उन्हें निमोनिया की तबीयत उनकी ख़राब है, तो फिर वो वैसे ही ख़राब आएगा। तो वो आपको प्रोग्नोस्टिक आपको उस वक़्त बता सकता है कि चेस्ट ख़राब है, लेकिन आइंदा फ्यूचर के लिए प्रोग्नोस्टिकली वो नहीं कह सकेगा कि ये क्या है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि एट द एंड ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो करें। तो एमआरआई जो है ये भी जस्ट लाइक सीटी जो है वो करता है, लेकिन इट गिव्स यू डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है मुख्तलिफ देता है, कई चीज़ें होती हैं कि जो फंक्शन के हिसाब से बताता है, जो स्पायरोमेट्री के साथ जो है वो ज़्यादा इसकी जो है वो लगती हैं। तो यही ये सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन की जो है ये कंपैरिजन हो रहा है। तो बेसिकली टू डेमोन्स्ट्रेट के एक्चुअली ये मुख्तलिफ चीज़ों का जो है वो आइडिया देते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स को, और एक चीज़ जो है वो दोनों में मुख्तलिफ नज़र आती है। तो अगेन जो एक्सपर्ट होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी जो है वो मुआवनत की ज़रूरत होती है कि वो कैसे डील कर सकते हैं। तो आई शैल फिनिश हियर विद अ समरी कि देयर आर डिफरेंट मेथड्स, कि कई मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं जिनके साथ के लंग को मॉनिटर किया जा सकता है। एक सिंगल मेथड जो है इज़ नॉट परफेक्ट फॉर एवरीथिंग। एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, बच्चे के जो है टेक्निक्स वगैरह के हिसाब से, उनकी क्लिनिकल कंडीशन के हिसाब से, या आप मेजर करना चाहते हैं उसके हिसाब से वो जो है वो टेस्ट को चूज किया जाएगा। और मॉनिटरिंग जो ओवर द टाइम वो ज़्यादा यूजफुल है, नॉट ए सिंगल मेजरमेंट इटसेल्फ। ट्रेंड्स जो है दे आर बहुत इंपॉर्टेंट, और एट द एंड एम्फोसिस ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और हम बच्चों की केयर कर सकें, कि प्रिवेंशन जो है उसके ऊपर जोर दें, कि हम कोशिश करें कि बच्चों की जो है ये कॉम्प्लिकेशन हो ही ना, कि इनको किसी किस्म की प्रॉब्लम हो। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर, सुनने का बहुत-बहुत शुक्रिया, और इसके बाद अगर किसी का किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ या आया है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसका भी मैं जवाब दूँ इंशाल्लाह।